हेलो दोस्तों, पीडब्ल्यू ऑनली आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। एनसीईआरटी की सीरीज को जैसा कि हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं और हम लोगों ने इस सीरीज के अंदर 9th और 10th की एनसीईआरटी विज्ञान की एनसीईआरटी को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है, चैप्टर वाइज कंप्लीट कर लिया है। तो हम लोग जैसे कि अगर यूपीएससी का आप एग्जाम दे रहे हैं या किसी भी स्टेट का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, यानी सिविल सर्विसेज का कोई भी अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, तो 9th और 10th की अगर आप एनसीईआरटी एक बार बहुत डिटेल में पढ़ लेते हैं तो आपका उतना बेसिक, उतना आधार तैयार हो जाता है जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए जरूरी होता है। तो हमने 9th और 10th की एनसीईआरटी का हर एक चैप्टर डिटेल में डिस्कस कर लिया है। पूरे के पूरे हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। जिन लोगों ने नहीं देखा उसे वहां पर देख लें। लेकिन कुछ ऐसे भी चैप्टर हैं जिनको 11th 12th के कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको अगर हम पढ़ लें तो ये हमें एक्स्ट्रा फायदा पहुंचा जाते हैं। तो 9th 10th की एनसीईआरटी सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। आप लोगों ने उसे कंप्लीट कर लिया, मैंने उसे डिटेल में आप लोगों से कंप्लीट करा लिया। लेकिन कुछ कक्षा 12 के कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे भी क्वेश्चन आ सकता है या आपके विज्ञान और तकनीक की समझ के लिए वो जरूरी होता है। उन चैप्टर्स को मैं लेकर आप लोगों के सामने आया हूं। उन सब चैप्टर को हम लोग चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे। तो उसी सीरीज में यानी 9th और 10th कंप्लीट हो चुका है। अब 12th के उन चैप्टर्स, यानी सारे चैप्टर जरूरी नहीं है आपके लिए, क्योंकि 11th 12th में बहुत हाई लेवल हो चुका रहता है, उतनी आपको जरूरत नहीं है। लेकिन 12th के कुछ ऐसे चैप्टर जो आप लोगों के एग्जामिनेशन के लिए जरूरी हो सकते हैं, उन चैप्टर्स को मैं लेकर यहां पर आप लोगों के सामने आया हूं, जिनमें आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो कक्षा 12 का चैप्टर है जनन स्वास्थ्य। ठीक है, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, टेक्नोलॉजी, साइंस, इन सब की अंडरस्टैंडिंग में ये जरूरी हो सकता है। तो उसको आज हम लोग यहां पर देखेंगे। अब जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यानी कि मानव जनन है, ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसको ऑलरेडी हम लोगों ने पिछली क्लासेस में यानी कि 9th 10th की एनसीईआरटी जब कंप्लीट कर रहे थे तो कंप्लीट कर चुके थे। लेकिन जनन स्वास्थ्य एक चैप्टर है जो कि बहुत जरूरी है, आपको जानना जरूरी है, समझना जरूरी है। ठीक है, और आपके यूपीएससी के एग्जामिनेशन में या स्टेट पीएससी के एग्जामिनेशन में से इनमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उसे ही आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये कक्षा 12 का चैप्टर है। तो इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले ये मेरे टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड है, इसे स्कैन करके आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, इसके डिस्कशन ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ठीक है, अब बात यहां पर यह है कि जो चैप्टर है उसका नाम है जनन स्वास्थ्य, यानी कि इसमें जो सेक्सुअल हेल्थ है उसके बारे में हम लोग यहां पर बात करेंगे। ये लोगों के लिए बहुत जरूरी भी है और साथ ही साथ एग्जामिनेशन के लिए तो मैंने पहले ही बता दिया जरूरी है। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर जो बात की गई है वो जनन स्वास्थ्य, सबसे पहले जो इसकी शुरुआत की गई है वो जनन स्वास्थ्य समस्याएं एवं कार्य नीतियों पर बात की गई है। मतलब इस दुनिया में विश्व में भारत ही पहला ऐसा देश है जिसने राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण जनन स्वास्थ्य को एक लक्ष्य के रूप में प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना और कार्यक्रमों की शुरुआत की। अच्छा, मैं एक बात और भी बता दूं, ये जो चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये आपके प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप जनन स्वास्थ्य और पॉपुलेशन कंट्रोल पर कोई भी इशू आता है या फिर हेल्थ इश्यूज पर कोई भी क्वेश्चन आता है तो उस पर आप इससे जो मैटर होगा, इससे जो भी चीजें होंगी उसको निकालकर आप वहां पे आपको मेंस की आंसर राइटिंग में इनको कोट कर सकते हैं या इनके पॉइंट्स को आप वहां पर लिख सकते हैं। तो ये चैप्टर मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आप बता देना चाहता हूं कि जो इन्होंने शुरुआत की है इस चैप्टर में, इसमें जनन स्वास्थ्य समस्याएं एवं कार्य नीतियां, तो विश्व में यह बात बहुत ही नोट करने वाली है कि विश्व में भारत ही पहला ऐसा देश था जिसने राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण जनन स्वास्थ्य को एक लक्ष्य के रूप में प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना और कार्यक्रमों की शुरुआत की। इन कार्यक्रमों को परिवार नियोजन अब परिवार कल्याण के नाम से जाना जाता है और इनकी शुरुआत 1951 में हुई थी। मतलब आजादी के 4-5 सालों के बाद ही हमने जनन स्वास्थ्य को पूरी तरीके से फोकस कर लिया। असल में जनन स्वास्थ्य बहुत सारी चीजों से रिलेटेड है। मतलब यह है कि अगर आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ अगर आपकी अच्छी होगी तो उससे क्या होता है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल भी किया जा सकता है। पॉपुलेशन अगर कंट्रोल होगी तो उसकी वजह से
लिए, यानी कि जब जनसंख्या कंट्रोल होगी तो हमारे जो संसाधन है वो हर एक प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक नागरिक के लिए उपलब्ध होंगे, जिससे कि हमारा जीवन बेहतर हो सकेगा। इसके अलावा बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो जनन यानी रिप्रोडक्शन से जुड़ी होती हैं, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जुड़ी होती हैं, उनसे हम बच सकेंगे, जिससे कि हमारे स्वास्थ्य भी बेहतर हो सकेगा। ठीक है, तो इस बहुत सारी चीजों के लिए ये जो जानकारियां हैं जनन स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, ये बहुत जरूरी है। इसी वजह से जनन स्वास्थ्य पर दुनिया में सबसे पहले अगर किसी ने कार्यक्रम शुरू किया तो उनमें से भारत उन देशों में से एक था, अग्रणी था, जिसने जनन स्वास्थ्य को सीरियसली लिया और अपनी आजादी के सिर्फ 4-5 साल के बाद ही उसने जो है भारत ने अपने जनन स्वास्थ्य से जुड़े हुए बहुत सारे कार्य योजनाएं और बहुत सारे प्रोग्राम स्टार्ट कर दिए, जिसको आप किस नाम से जानते हैं? आप परिवार नियोजन या परिवार कल्याण के नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत 1951 में हुई थी। मतलब बात यह है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना या सेक्सुअल इंटरकोर्स करना, ये तो सबके लिए बहुत ही नॉर्मल, हम ह्यूमन हैं, ठीक है, हर एक इंसान जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, उसके अंदर हम लोगों को बनाया ही इस तरह से गया है, या जितने भी जानवर हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, सबको जनन के लिए बनाया, मतलब सब जनन करते हैं, सब जनन के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन उसको कैसे इंसान, अगर इंसान की मैं बात करूं तो कैसे वो इस रिप्रोडक्शन को करे या किस तरह से सेक्सुअल इंटरकोर्स करे जिससे कि उसका स्वास्थ्य भी बेहतर रहे, पॉपुलेशन भी कंट्रोल रहे और साथ ही साथ उसे किसी भी तरीके से इससे जुड़ी हुई समस्याएं ना हो, तो उसके लिए इन सब चीज़ों का जानना ज़रूरी होता है। इसलिए ये चैप्टर ज़रूरी भी है और इस चैप्टर में जो भी कंटेंट आपको मिलेंगे वो आपके एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे भी जाते रहते हैं और आपको पता भी होने चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात हो रही है, तो जनन संबंधी आवधिक क्षेत्रों को इसमें सम्मिलित करते हुए बहुत उन्नत या व्यापक कार्यक्रम फिलहाल जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम आरसीएच के नाम से प्रसिद्ध है। तो अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो सबसे पहले हम लोगों ने विश्व में, भारत में पहला ऐसा देश था जिसने राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण जनन स्वास्थ्य को एक लक्ष्य के रूप में निर्धारित किया। इसकी शुरुआत, इसका नाम परिवार नियोजन या परिवार कल्याण था और 1951 में इसकी शुरुआत हुई। फिर जनन संबंधित और आवधिक क्षेत्रों को इसमें सम्मिलित करते हुए बहुत उन्नत व व्यापक कार्यक्रम जो शुरू किया गया, उसका नाम था जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम। यानी कि सिर्फ रिप्रोडक्शन से ही इसको कनेक्ट नहीं किया गया, बल्कि उसको बाल स्वास्थ्य भी जोड़ दिया गया। यानी जब बच्चे पैदा करने से पहले, बच्चे पैदा करने से पहले और बच्चे पैदा होने के बाद जो बच्चे के स्वास्थ्य पर कैसे हम बेहतर प्रभाव डाल सकते हैं, तो उसको इसके साथ जोड़कर इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई, जिसका नाम था जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, आरसीएच के नाम से प्रसिद्ध हो गया। ठीक है, तो इन कार्यक्रमों में क्या है, जनन संबंधी विभिन्न पहलुओं के बारे में लोगों को जागरूकता पैदा करते हुए और जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज तैयार करने के लिए अनेक सुविधाएं एवं प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बात है। तो अब इसमें क्या प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के अंदर क्या क्या चीजें की गई? अवेयरनेस फैलाई गई, लोगों के अंदर जागरूकता फैलाई गई, लोगों को नुक्कड़ नाटक किए गए। ठीक है, रेडियो में बहुत सारा प्रचार प्रसार किया गया, टीवी में बहुत सारे प्रोग्राम प्रसारित किए गए, लोगों से बताया गया कि भाई अगर एक सही उम्र शादी करने की क्या होती है, ठीक है, शादी कब करनी चाहिए एक लड़की की। पहले जो है होता क्या था कि पहले बहुत ही कम उम्र में लड़कियों की शादी हो जाती थी, लड़कों की शादी हो जाती थी। लड़के और लड़कियां जो है वो मेंटली प्रिपेयर नहीं होते थे शादी करने के लिए, या लड़कियां जो है बच्चे को जनने के लिए, बच्चे को जन्म देने के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं होती थी, शारीरिक रूप से नहीं तैयार होती थी। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता था कि उसका जो दुष्प्रभाव पड़ता था वो महिला के स्वास्थ्य पर पड़ता था। साथ ही साथ जल्दी बच्चे पैदा होने की वजह से, ज्यादा बच्चे पैदा होने की वजह से परिवार पर आर्थिक बोझ, ठीक है, सामाजिक दिक्कतें, बहुत सारी चीजें उत्पन्न हो जाती थी। तो इन सब चीजों से बचने के लिए, यानी कि जो लड़के लड़कियां हैं या जो पुरुष और महिलाएं हैं, उनके स्वास्थ्य पर समस्या ना हो, साथ ही साथ जो है वो समाज पर समस्या ना, समाज में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, उनकी आर्थिक दशा ना खराब हो, ठीक है, साथ ही साथ पॉपुलेशन जो है वो अच्छी तरीके से कंट्रोल हो, बच्चे पैदा हो जाएं तो वो स्वस्थ रहें। ठीक है, पहले क्या होता था, लोग 10-10
12-12, 14-14 बच्चे उनके हो जाते थे और बाद में उसमें से सिर्फ 6, 7 या 5 जी पाते थे, क्योंकि उनके हर बच्चे पर जो है पूरी तरीके से स्वास्थ्य मतलब पूरी तरीके से उन पर ध्यान नहीं दिया जा पाता था, जिसकी वजह से ये सारी समस्याएं होती थी। अब क्या है कि मामला क्या हो जाता है कि अब जब बच्चे कम होते हैं तो उस पर पूरा फोकस होता है बच्चों के माँ बाप का, तो उनके हर स्वास्थ्य की पूरी कोशिश की जाती है कि बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें, जिससे कि बच्चे जो है वो बेहतर उनका जो स्वास्थ्य होता है वो बेहतर रहता है, जिससे कि जो है वो बच्चे जो है वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से जो अच्छी तरीके से बढ़ते हैं और जीवन में बेहतर कर पाते हैं। तो ये कोशिश की गई इन सारी कार्यक्रमों के जरिए। तो इसके लिए जो सहारा लिया गया कि वो नुक्कड़ नाटकों का भी लिया गया, ठीक है, टीवी कार्यक्रमों का भी सहारा लिया गया, रेडियो कार्यक्रमों का भी सहारा लिया गया, ठीक है, और भी बहुत सारे तरीकों से जो है लोगों को अवेयर कराया गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह थी कि हर तरीके से अवेयर फैलाई गई। श्रव्य तथा दृश्य, ऑडियो विजुअल और मुद्रित सामग्री की सहायता से सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन जनता के बीच जनन संबंधी पहलुओं के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न उपाय कर रहे हैं। ठीक है, विद्यालयों में यौन शिक्षा की पढ़ाई को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि युवाओं को सही जानकारी मिल सके और बच्चे यौन संबंधी विभिन्न पहलुओं के बारे में फैली भ्रांतियों पर विश्वास न करें और उन्हें यौन संबंधी गलत धारणाओं से छुटकारा मिल सके। तो आजकल बड़ी धारणाएं जो है, क्योंकि लोग सेक्स एक ऐसी चीज होती है जिस पर बात करना नहीं चाहते हैं, उस पर डिस्कशन नहीं करना चाहते, और इससे क्या होता है कि हम जब शर्माते हैं, हम किसी से बात नहीं कर पाते, सेक्सुअल जो भी चीजें होती हैं उनसे, उनके बारे में जब लोगों से डिस्कशन नहीं कर पाते हैं तो हमारे अंदर जो भ्रांतियां होती हैं वो बनी रहती हैं और फाइनली उसका क्या होता है, दुष्प्रभाव होता है। हम सही से सेक्स जो सेक्सुअल इंटरकोर्स या सेक्सुअल जो भी एक्टिविटीज हैं उनमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, और साथ ही साथ जब सेक्सुअल एक्टिविटीज में सही से पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं तो उसमें कुछ ऐसी गलतियां भी कर देते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए या हमारे पार्टनर के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाती हैं। तो इसलिए सेक्स एक बड़ी नेचुरल सी चीज है, बहुत ही प्राकृतिक सी चीज है, उस पर हमें बात करनी चाहिए, उसके बारे में हमें अवेयर होना चाहिए कि किस तरीके से हम जो है हेल्दी सेक्सुअल इंटरकोर्स कर पाएं, सेक्सुअल एक्टिविटी कर पाएं। ठीक है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस हो, लोगों को इसके बारे में जानकारी हो, लोगों को इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा बातें बताई जाएं, जिससे कि सारी भ्रांतियां खत्म हो जाएं और सही से सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जा सके, सेक्सुअल एक्टिविटीज की जा सके, ठीक है, जिससे किसी को नुकसान ना हो। तो वही बात यहां पर कही गई है। तो इसमें बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं, जैसे लोगों को शिक्षित करना, विशेष रूप से जनन क्षम जो जोड़ी होती है, यानी जिनकी जनन क्षमता होती है, वे लोग जिनकी आयु विवाह योग्य है, उन्हें उपलब्ध जन नियंत्रक, गर्भ निरोधक विकल्पों तथा गर्भवती माताओं की देखभाल, मां और बच्चे की प्रसवोत्तर पोस्ट नेटल देखभाल आदि के बारे में तथा स्तनपान के महत्व, लड़का या लड़की के समान महत्व है, समान अवसर देने की जानकारियां आदि से जागरूक स्वस्थ परिवारों का निर्माण होगा। अगर ये सारी जो हम लोग सेक्सुअल अवेयरनेस फैलाएंगे, सेक्स के बारे में जो लोगों को वो देंगे, मतलब उनकी भ्रांतियां दूर करेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारा स्वस्थ समाज होगा, हमारे स्वस्थ जो मतलब उस चीज में जो है हमारे जागरूकता फैलने से स्वस्थ समाज भी होगा और हमारा जो पॉपुलेशन होगा कंट्रोल होगा। ये बातें इसमें बताई गई हैं, जो मैंने आपको पहले बताया वही चीज इनमें कह दी गई हैं। अब बात यहां पर आ जाती है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अक्सर जो है हमारे यहाँ क्या होता है कि पहले से ही, ठीक है, पहले से ही हम लोग, हमारे यहाँ एक बहुत दिक्कत जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि हमारे यहाँ पुरुष और महिला के बीच में बड़ा भेदभाव है हमारे समाज के अंदर। भारतीय समाज में आज भी, मतलब अब तो बहुत कम हो गया है, लेकिन पहले बहुत ज्यादा था, अब भी बहुत हद तक है कि अगर आपके घर में लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी, इस पर बहुत सारी चीजें जो है वो समाज में हम लोगों के यहाँ है कि भैया लड़का पैदा होगा तो लोग बहुत खुश हो जाते हैं, लड़की पैदा होती तो उतना खुश नहीं होते हैं, वो फिर उसके बारे में भविष्य में सोचने लगते हैं कि भैया जो है लड़की है तो ये तो पराई है, ठीक है, इसकी शादी करनी पड़ेगी, इसमें दहेज देना पड़ेगा, बहुत सारी दिक्कतों के बारे में सोचने पड़ते हैं, जिसकी वजह से माँ बाप जो होते हैं वो आप लड़की पैदा होने पे उतने खुश नहीं होते जितना लड़का पैदा होने पे होते हैं। लड़का पैदा होने पे तो वो सोचते हैं कि भाई ये कमा कर लाएगा, हमारे घर को जो है वो बहुत सारी चीज़ों से भर देगा और काम करेगा, बहुत सारे सपने उनसे जुड़ जाते हैं। तो ये जो गलत फहमी जो हमारे परिवारों में, हमारे समाज में फैली हुई है, ये अक्सर जो है हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा कारण बनती है भ्रूण हत्या का। और भ्रूण हत्या करने से पहले ये बात, मतलब भ्रूण हत्या करने से पहले कि जैसे अगर लड़की है पेट के अंदर तो
भ्रूण के रूप में अगर अपने माँ के गर्भ में मौजूद है तो उसी वक्त उसको उसको अबॉर्ट करा दिया जाता है, उसको उसके भ्रूण को नष्ट करा दिया जाता है। लेकिन अब पता कैसे चले कि भाई लड़की ही पेट के अंदर है, लड़की ही गर्भ के अंदर है, लड़का या लड़की है, ये बात, इस बात का पता कैसे चले? तो उसके लिए एक टेस्ट होता है जिसे एमिनोसेंटेसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? एमिनोसेंटेसिस। याद रखिएगा, हिंदी में से उल्ब वेधन कहा जाता है। एमिनोसेंटेसिस में क्या होता है कि जैसे मां का जो गर्भ होता है, ठीक है, मां का जो गर्भ होता है, उस मां के गर्भ में, ठीक है, गर्भ में जो बच्चा मौजूद होता है, जो यह भ्रूण मौजूद होता है, तो इसके अंदर, ठीक है, ये जो मां का गर्भ होता है, यूट्रस होता है, गर्भाशय होता है, इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, एक तरल पदार्थ भरा होता है, और इस तरल पदार्थ को एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। क्या बोलते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। तो इसी के अंदर इस बच्चे के बहुत सारी कोशिकाएं मौजूद होती हैं। तो क्या किया जाता है कि इंजेक्शन के जरिए मां के गर्भ के अंदर से वो पानी, वो फ्लूइड, वो तरल पदार्थ जिसे एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, एमनियोटिक तरल बोलते हैं, उसको इंजेक्शन के जरिए निकाल लिया जाता है। जब इंजेक्शन के जरिए उसको निकाला जाता है तो उसके अंदर बच्चे का, यानी वो जो भ्रूण उसके अंदर पल रहा है, उसकी भी कुछ कोशिकाएं आ जाती हैं उस इंजेक्शन में। उन कोशिकाओं को में परीक्षण किया जाता है, उनके गुणसूत्रों को देखा जाता है, और जब उनके गुणसूत्रों को देखा जाता है, उन गुणसूत्रों को समझा जाता है, तो अगर उन गुणसूत्रों में XY गुणसूत्र मौजूद होते हैं 23वें जोड़े की तरीके से, जैसे हम लोगों के अंदर 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, तो जो 22 जोड़े तक तो मेल और फीमेल के समान होते हैं। 22 जोड़े का जो लड़के में होगा, 22 जोड़ा गुणसूत्र, वही 22 जोड़ा गुणसूत्र लड़की में भी होगा। लेकिन 23वां जोड़ा जो है महिला, लड़की और लड़के में अलग होता है। लड़के में XY होता है और लड़की में क्या होता है? XX होता है। तो जो कोशिकाएं इस एमनियोटिक फ्लूइड, यानी कि ये जो तरल होता है, जो जिसके अंदर ये जो बच्चेदानी के अंदर या गर्भाशय के अंदर जो तरल पदार्थ भरा होता है, उसके अंदर बच्चे की कोशिकाएं आ जाती हैं, और उसको इंजेक्शन के जरिए निकालकर उन कोशिकाओं का जब परीक्षण किया जाता है और उसमें देखा जाता है कि 23वां जोड़ा जो गुणसूत्र है वो कौन सा है, तो अगर उन कोशिकाओं में 23वां जोड़ा गुणसूत्र XX है, इसका मतलब कि इसमें गर्भ में जो पल रहा बच्चा होता है वो लड़की है, और अगर XY है तो इसका मतलब लड़का है। तो इसी से क्या होता है? लिंग निर्धारण कर लिया जाता है, लिंग का पता कर लिया जाता है, और फाइनली जब लिंग का पता हो जाता है तो अगर बहुत सारे, अगर रूढ़िवादी माँ बाप है, उनको लगा कि भाई लड़की हमें नहीं चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं? इस भ्रूण का हत्या करा देते हैं, यानी इसको अबॉर्ट करा देते हैं। इसको जो है बहुत सारे मेथड हैं, बहुत सारे तरीके हैं, उसके जरिए से इस भ्रूण को नष्ट कर दिया जाता है। दवाओं के जरिए या ऑपरेशन के जरिए इस भ्रूण को नष्ट कर दिया जाता है कि लड़की पैदा ही ना होने पाए। तो ये जो प्रक्रिया होती है जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड, यानी एमनियोटिक जो द्रव होता है, उसको बाहर निकालकर उसकी कोशिकाओं से पता कर लेना कि लड़का है या लड़की है, इस प्रक्रिया को एमिनोसेंटेसिस के नाम से जाना जाता है। तो वही बात यहां पर कही गई है कि बढ़ती मादा भ्रूण हत्या की कानूनी रोक के लिए उल्बवेधन, एमिनोसेंटेसिस जांच, लिंग परीक्षण पर वैधानिक प्रतिबंध तथा व्यापक बाल प्रतिरक्षीकरण आदि कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को भी शामिल किया गया। मतलब जो हमारे यहाँ नेशनल प्रोग्राम्स चल रहे हैं, ठीक है, बाल स्वास्थ्य पर या महिला स्वास्थ्य पर, उसमें एमिनोसेंटेसिस पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है, और वो प्रतिबंधित है भारत में। यानी कि आप लिंग परीक्षण के लिए कि लड़का पेट में पल रहा है, गर्भाशय में पल रहा है या लड़की पल रही है, उसके लिए एमिनोसेंटेसिस जो जांच प्रक्रिया होती है उसका उपयोग नहीं कर सकते। हाँ, अगर कोई जेनेटिक डिसीज है उसका पता आप करना चाहते हैं कि मेरे भ्रूण में मेरे महिला के गर्भाशय में जो बच्चा पल रहा है उसमें कोई जेनेटिक डिसीज तो नहीं है, इसमें कोई ऐसा अनुवांशिक बीमारी तो नहीं है, तो अनुवांशिक बीमारियों का पता लगाने के लिए आप एमिनोसेंटेसिस करा सकते हैं, वो भारत में अलाउड है। लेकिन आप लिंग का निर्धारण, लिंग का पता करने के लिए लड़का है लड़की है, आप एमिनोसेंटेसिस नहीं करा सकते हैं। ये भारत में वैधानिक प्रतिबंध है, सरकारी एक तरीके से कानूनी प्रतिबंध है इस पर, ठीक है। साथ ही साथ भारत में जो ये प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, ठीक है, आपके जनन स्वास्थ्य को लेकर, इसमें बाल प्रतिरक्षीकरण यानी जो टीकाकरण प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें बच्चों को बहुत सारी बीमारियों से बचने के लिए, बहुत सारी बीमारियां उनको ना हो उससे पहले ही उनको पहले वैक्सीन लगा दी जाती है, टीका लगा दिया जाता है, जिससे कि उनको बीमारियां ना हो, वो भी इसके अंदर शामिल है, ठीक है, जो भारत में प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, ठीक है। अब आप एक चीज यहां पर इन्होंने ये भी दे दी है कि भाई सर ये बताइए कि एमिनोसेंटेसिस जो प्रक्रिया है
उसके जरिए आप लिंग का पता कर सकते हैं। और आपने कहा कुछ जेनेटिक डिसीजेज यानी कुछ ऐसी अनुवांशिक बीमारियां हैं जिनका भी आप पता कर सकते हैं, एमिनोसेंटेसिस नाम की जो एक तरीके से टेस्ट है उसकी मदद से। तो कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनका पता कराया जा सकता है एमिनोसेंटेसिस के द्वारा, ठीक है, कराया जाता है। तो याद रखिएगा बहुत सारे अनुवांशिक विकार हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम एक बीमारी होती है, जेनेटिक डिसीज है, अनुवांशिक बीमारी है, हीमोफीलिया अनुवांशिक बीमारी है, सिकल सेल एनीमिया अनुवांशिक बीमारी है। तो इन सारी अनुवांशिक बीमारियों का पता लगाने के लिए एमिनोसेंटेसिस या इस तरीके के जेनेटिक टेस्ट को अगर कर लिया जाए तो हमें पहले से ही पता चल जाएगा कि बच्चे को फ्यूचर में बच्चे को जो है ये बीमारियां हो सकती हैं, क्योंकि ये जो बीमारियां होती हैं वो गुणसूत्रों में बदलाव या गुणसूत्रों में खराबी के कारण होती हैं। तो अगर आपने एमिनोसेंटेसिस की प्रक्रिया मतलब ये प्रोसेस के जरिए एमिनोसेंटेसिस की प्रक्रिया अपनाई और उसके अंदर जो कोशिकाएं मौजूद थी उसके अंदर जो गुणसूत्र थे उन गुणसूत्रों को आपने समझ लिया, सही से उसकी जांच कर ली, और जांच के बाद अगर आपको पता चल गया कि ऐसे गुणसूत्र इसके अंदर मौजूद हैं जो कि डिफेक्टिव हैं, जिसकी वजह से ये अनुवांशिक बीमारियां हो सकती हैं, तो आपको अगर ये बात पता चल गई कि ऐसी बीमारी मेरे बच्चे को फ्यूचर में हो सकती है, फ्यूचर में इसकी जान हमेशा जोखिम में रहेगी, तो ऐसी कंडीशन में अगर आप अबॉर्शन कराते हैं, अगर आप जो है वो बच्चे को जो है वो नष्ट करते हैं, भ्रूण को नष्ट करते हैं, तो ये कुछ हद तक जो है वो वैधानिक रूप से अलाउड है कि भैया अब इसका तो फ्यूचर में अगर ये पैदा भी हो गया तब भी जो है ये माँ बाप के लिए या बच्चे समाज के लिए एक बोझ बनकर रहेगा, तो इसे फिर निकाल देना या इसको रिमूव कर देना ही बेहतर होगा। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप अनुवांशिक विकारों की जांच के लिए इसका उपयोग करते हैं तो ये वैधानिक रूप से अलाउड है एमिनोसेंटेसिस कराना, और इसका फिर अगर आप वो कराते हैं, टर्मिनेशन करवाते हैं, करवाते हैं, तो वो भी लगभग कुछ हद तक कुछ बीमारियों के केसेस में अलाउड माना गया है। ठीक है, तो यहां पर बात बताई गई। तो आदि की उपस्थिति का पता लगाया जाता है तथा संबंधित विभिन्न क्षेत्रों पर अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाता है। अब बात यहां पर की जा रही है कि सहेली, ठीक है, सहेली नाम की गर्भ निरोधक गोली की खोज भारत में लखनऊ के केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI में हुई है। तो CDRI एक इंस्टीट्यूट है लखनऊ का, और इस लखनऊ के इंस्टीट्यूट सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहां पर एक गर्भ निरोधक गोली, यानी इस गोली को अगर आप खा लेंगे, मतलब महिलाएं खा लेंगी, तो वो उनको गर्भधारण नहीं होगा। तो उस गोली का नाम क्या था? सहेली था। ये कहां पर इसको बनाया गया था? इसको बनाया गया था CDRI लखनऊ में बनाया गया था। ये जानकारी यहां पर दी गई है। ठीक है, तो ये सारी चीजें। तो यौन संबंधित मामलों के बारे में बेहतर जागरूकता, आधिकारिक संख्या में चिकित्सा सहायता प्राप्त, प्रसव तथा बेहतर प्रसवोत्तर देखभाल से मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में गिरावट आई है। लघु परिवार वाले जोड़ों की संख्या बढ़ी है। मतलब यह है कि जैसे पहले कुछ लोगों की अंदर ये सेंटिमेंट होते थे कि भैया हम 10 बच्चे पैदा करेंगे तो उसमें से 2-4 जी जाएंगे तो बहुत भगवान की बहुत बहुत कृपा हो जाएगी, 2-4 जी जाएंगे। इसी चक्कर में लोग सोचते थे कि हम जितने भी भगवान, ये सब भगवान का दिया हुआ है और भगवान ही इसको ले लेता है। ठीक है, तो लोगों का यह सोच था कि भाई 8-10 बच्चे हम पैदा करेंगे तो 2-3 जिंदा रह जाएंगे। इस चक्कर में वो 8-10 बच्चे पैदा करते थे। अब होता क्या है कि लेकिन उसका रियल कारण क्या होता था कि हम सारे बच्चों, पहले स्वास्थ्य सुविधाएं उतनी नहीं होती थी, बच्चा जब पैदा हो जाए तो उसकी देखभाल कैसे करनी है, ठीक है, वो लोगों को नहीं पता होता था, जिसकी वजह से बच्चे को कोई इंफेक्शन हो गया, कोई बीमारी हो गई, बच्चा पैदा हुआ, उसकी सही से देखभाल नहीं हुई, उनके बारे में माँ को पता ही नहीं है कि उसको कब कौन सी कैसे उसकी देखभाल करनी है, किस तरीके से देखभाल करनी है, उसको कोई अगर बीमारी हो जाती है तो उसमें कैसे उसका ट्रीटमेंट करना है, तो ये पेरेंट्स को पता ही नहीं होता था। जब पता नहीं होता था तो ऐसी कंडीशन में बच्चे क्या होते थे कि बीमारियों की से ग्रसित हो जाते थे और मर जाते थे। तो लोगों को लगता था कि भैया ये तो भगवान का दिया हुआ है, भगवान ने ही इसको ले लिया, तो 8-10 बच्चे पैदा करेंगे तो 2-3 जिंदा रह जाएंगे। इस चक्कर में वो बहुत सारे बच्चे पैदा करते थे। लेकिन असल में क्या था? असल में ये था लैक ऑफ अवेयरनेस। पता ही नहीं था कि कौन सी बीमारी है, इस बीमारी में हमें कैसे बच्चे को प्रोटेक्ट करना है। बच्चा पैदा तो हो गया लेकिन उसको कैसे हमें बचाना है। और पहले इतनी टेक्नोलॉजी या इतनी वैक्सीन्स वगैरह, टीके वगैरह नहीं उपलब्ध थे। ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया है कि स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ी हैं, ठीक है, टीकाकरण कार्यक्रम आ गया है, हर लगभग बहुत सारी बीमारियों के लिए टीका आ गया है, वैक्सीन आ गई है। तो अब क्या होता है, बच्चा पैदा होता है, बच्चे, और ये बात बच्चों के माँ बाप में अवेयर कर दी गई कि अगर आपके बच्चे को ये 8-10 डिसीजेज हैं जिनकी वजह से बच्चा अपने पैदा होने के 5 साल के अंदर जो है ये बीमारियां बच्चों के अंदर होती हैं और इनकी वजह से अक्सर बच्चों की मौत हो जाती है। ठीक है, तो बच्चों माँ बाप को बता दिया गया। तो फिर माँ बाप पूछते हैं कि भाई इसका बचने का तरीका क्या है? तो तरीका
तरीका यह है कि आप इन 10 बीमारियों के लिए ये वैक्सीन लगवा सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में अवेलेबल है। तो जब जब एक बार ये माँ बाप को समझा दिया जाता है कि आपका बच्चा पैदा हुआ है, इसकी कैसे देखभाल करने हैं, इसकी कैसे वैक्सीन लगानी है, कैसे टीकाकरण कराना है, जब उनको बता दिया जाता है और वो समझ जाते हैं तो वो सही समय पर टीका लगाते हैं, सही समय पर बच्चे की देखभाल करते हैं, कोई बीमारी होती है तो उसका सही से इलाज करवाते हैं, तो बच्चा जी जाता है और बच्चा जो है उसकी जीवन जो प्रत्याशा है, जीवन जो है वो बढ़ जाता है, वो सर्वाइव कर जाता है। जब वो सर्वाइव कर जाता है तो माँ बाप को लगता है तो ये एक जनरेशन ऐसी हुई जिसमें क्या हुआ, लोगों ने बच्चे तो पैदा किए लेकिन सारे बच्चे सर्वाइव कर गए, सब अच्छे से होने लगे। ज्यादातर मतलब कम बच्चों की, जो 10 बच्चे पहले पैदा करते थे उसमें 2 ही 3 बचते थे, फिर क्या हुआ कि वो 6-7 पैदा उन्होंने किए जिसमें से 4-5 जिंदा रह गए। तो ऐसी कंडीशन में लोगों को विश्वास हुआ कि भैया वैक्सीन लगवाना सही है, अगर इस तरह से हम देखभाल करेंगे तो बच्चा जो है वो सर्वाइव कर जाएगा, बच्चा में कोई समस्या नहीं आएगी, बच्चा जीवित रह जाएगा। तो अब क्या हो गया है कि जब लोगों के अंदर ये एक विश्वास आ गया कि अगर हम सही से देखभाल करेंगे बच्चा पैदा होने के बाद, बच्चे से का सही से वैक्सीनेशन कराएंगे, बच्चे का सारी चीजें सही से करेंगे तो बच्चा सर्वाइव कर जाएगा। तो अब हमें 8 से 10 बच्चे या 6-7 बच्चे पैदा करने की जरूरत नहीं है, अब हम 2 हमारे 2 हो यही काफी है। यानी हम 2 हो, पति पत्नी हो और साथ ही साथ 2 हमारे बच्चे हो जाए, ठीक है, जो भी हो, लड़का हो लड़की हो, दोनों हो, कोई दिक्कत नहीं, हम 2 हो और हमारे 2 हो, छोटा परिवार रहेगा, बच्चे पैदा 2 बच्चे होंगे तो उन पर हम पूरा ध्यान दे पाएंगे, पूरा उनकी देखभाल कर पाएंगे, उनकी पढ़ाई लिखाई पे खर्चा कर पाएंगे। तो फाइनली जो है फिर ये कॉन्सेप्ट लोगों के दिमाग में आने लगा कि नहीं भाई, वैक्सीन या जो अच्छे से देखभाल अगर हम करें तो बच्चे हमारे सर्वाइव कर सकते हैं, बच्चे बच सकते हैं, बच्चे ऐसा नहीं है कि वो जो है वो 8-10 पैदा करेंगे तो 2 ही बचेगा। अब ये हो गया लोगों को विश्वास कि भैया जो चिकित्सा सुविधाएं मिल रही हैं, वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहे हैं, अगर इसमें हम 2 बच्चे भी पैदा करें तो दोनों बच्चों के अगर सही से देखभाल हम करेंगे तो पूरी मतलब ये चांसेस है कि बच्चे सर्वाइव कर जाएंगे। और ये बच्चे जब सर्वाइव कर जाएंगे तो 2 ही रहेंगे, तो इन पर हम पूरा ध्यान पर इनको पढ़ा लिखा पाएंगे, अच्छे से ध्यान दे पाएंगे, तो ये जीवन में और बेहतर कर पाएंगे। तो जब लोगों को ये विश्वास हो गया तो ये एक नारा शुरू हो गया कि हम 2 हमारे 2, हम 2 हमारे 2 आ गया। फिर उसके बाद अब और लोगों के अंदर अवेयरनेस आई और बेहतरी आई और लोगों के अंदर समझ में आई, तो अब जो ये नारा है वो चेंज हो गया है। अब मॉडर्न जो इस समय हम लोगों का चल रहा है वो आ गया है कि हम 2 हमारे 2 तो चल ही रहा था, लेकिन अब बहुत सारे हमारे जो युवा लोग हैं वो ये कह रहे हैं हम 2 हमारे 1, ठीक है, हम 2 हमारे 1। तो इससे क्या हुआ बच्चों की पॉपुलेशन कंट्रोल हुई, इससे क्या हुआ जनसंख्या कंट्रोल हुई, इससे क्या हुआ कि हमारे जो संसाधन जो लिमिटेड हैं, जो कि बिल्कुल नियत है, बढ़ नहीं सकते, वो संसाधन जब जनसंख्या कंट्रोल होगी, कम ही लोग होंगे, तो जो हमारे संसाधन है वो सही रूप से सब लोगों में बटेंगे, सब लोग उसका फायदा उठाएंगे, सब लोगों को बेहतर जो है स्वास्थ्य है, कपड़े हैं, या जो भी बेसिक एक इंसान को जरूरत होगी, सबकी जरूरतें पूरी हो पाएंगी। तो वही बात यहां पर करी गई है कि जब सहायता प्राप्त प्रसव तथा बेहतर प्रसवोत्तर देखभाल से मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में गिरावट आई, लघु परिवार वाले जोड़ों की संख्या बढ़ी, छोटे परिवार जो है फिर इसकी वजह से बढ़े, ठीक है। तो ये सारी चीजें बताई गई हैं। जनसंख्या स्थायीकरण और जन्म नियंत्रण, देखिए वही सब बातें कही गई। एक बार मैं थोड़ा सा इसमें कुछ डेटा इन्होंने दिए हैं तो उसको मैं पढ़ देता हूं। जैसे सन 1900 ईस्वी में पूरे विश्व की जनसंख्या लगभग 2 अरब थी, ठीक है, जो सन 2000 ईस्वी तेजी से बढ़कर 6 अरब हो गई तथा 2011 में 7.2 अरब पाई गई, ठीक है, पाई गई। ठीक यही प्रवृत्ति भारत में भी देखी गई। हमारी जनसंख्या जो देश की आजादी के समय लगभग 350 मिलियन अर्थात 35 करोड़ थी, वह सन 2000 ईस्वी में तीव्र जनसंख्या दर 1 अरब अर्थात 1000 बिलियन से ऊपर पहुंच गई और 2011 में 1.2 बिलियन हो गई। अब तो लगभग 150 करोड़ के करीब पहुंच रही है। इसका मतलब यह है कि आज दुनिया का हर छठा आदमी भारतीय है। तो जो जनसंख्या भारत की है उस हिसाब से दुनिया का हर छठा व्यक्ति क्या है, भारतीय है। ये एक डेटा इन्होंने दिया है। इस सब का कारण क्या है, मृत्यु दर में तीव्र गिरावट। जब लोगों ने वैक्सीन जब बहुत ज्यादा लगानी शुरू कर दी तो क्या हुआ, मृत्यु दर, जो बच्चा पैदा होता था पहले मर जाता था सही से देखभाल ना होने की वजह से, या बीमारी जो है वो उसको कोई हो जाती थी उसकी वजह से। अब क्या हुआ, क्योंकि वैक्सीनेशन अवेलेबल हो गया, सही स्वास्थ्य सुविधाएं अवेलेबल हो गई, तो मृत्यु दर में क्या हो गई, तीव्र गिरावट हुई, ठीक है। तो इसमें मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर
ठीक है, यानी कि जो मां बच्चे को जन्म देते वक्त मर जाती थी पहले, और जो शिशु बच्चा पैदा होने के बाद मर जाता था किसी बीमारी की वजह से, इनमें लगातार गिरावट हुई। क्यों हुई? क्योंकि चिकित्सा सुविधाएं बढ़ी, ठीक है, साथ ही साथ उनको जो प्रसव होता था वो घर में ना होकर सरकारी अस्पतालों में होने लगा, अच्छे जो एक्सपर्ट हैं उनकी देखभाल में होने लगा, साथ ही साथ जो है वो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाए गए उसकी वजह से, ठीक है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में कमी के साथ साथ जनन आयु के लोगों की संख्या में वृद्धि हो गई। इसकी वजह से पॉपुलेशन जो है वो बहुत तेजी से बढ़ी, ठीक है, बढ़ी। लेकिन फिर बाद में जब लोगों को, और अच्छा बच्चे ज्यादा उस वक्त पैदा कर रहे थे, लेकिन अब थोड़ा सा स्थिर हुई है, इस वजह से जनसंख्या धीरे धीरे अब जो मतलब जन्म दर है वो कंट्रोल हो रही है, क्योंकि अब लोगों के अंदर वही अवेयरनेस आ गई कि भैया 8-10 की पैदा करने की अब हमें जरूरत नहीं है, अब हमारे 2 ही बच्चे हम पैदा करेंगे तो वो सर्वाइव कर जाएंगे, हम 2 ही में सेटिस्फाई हैं। फिर अब हो गया, अब और नई मॉडर्न चीजें में आ गया, अब कह रहे हैं कि भैया हम 1 ही पैदा करेंगे, इसी में हम सेटिस्फाई हैं। तो पहले तो जब स्वास्थ्य सुविधाएं आई तो क्या हुआ कि मृत्यु दर कम हुई, ठीक है, और जन्म दर वही बनी रही। तो क्या हुआ, पहले बड़ी जनसंख्या बहुत तेजी से, लेकिन अब धीरे धीरे जो जन्म दर है वो घट रही है, और कई देशों में ऐसा हो रहा है, घट रही है। इसकी वजह से क्योंकि लोगों के अंदर अब समझ में आ गया कि मुझे 8-10 नहीं पैदा करने, सिर्फ 2 ही पैदा करने या 1 ही पैदा करना है। तो ये सारी बात। तो 2001 ईस्वी की जनगणना के अनुसार यह वृद्धि लगभग 2% अर्थात प्रति 1000 में 20 व्यक्ति प्रतिवर्ष थी। यद्यपि इस वृद्धि दर में हमारी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, इस प्रकार की चेतावनीपूर्ण वृद्धि दर से मूलभूत आवश्यकताओं का नितांत अभाव हो सकता है, जैसा कि अन्न, आवास, कपड़े आदि। ये हो सकता है, लेकिन अब धीरे धीरे अब इसमें डिक्लाइन आ रहा है, ठीक है, डिक्लाइन आ रहा है। ये पहले बढ़ रही थी, लेकिन अब डिक्लाइन धीरे धीरे वक्त के साथ आ रहा है। तो इस प्रकार की समस्या से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय यह था कि लघु परिवार को बढ़ावा देने हेतु गर्भ निरोधक उपाय अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए। तो अब भैया जनसंख्या तो बहुत तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन अब इसको कैसे कंट्रोल करें? तो कंट्रोल करने के लिए फिर यही था कि लोगों को प्रोत्साहन किया जाए कि भैया अब 8 बच्चे, वही मैं बार बार वही बात बता रहा हूं कि 8 से 10 बच्चे नहीं आपको पैदा करने, आपको 2 ही बच्चे पैदा करने। लेकिन भाई अब समस्या इस बात की आ जाती है कि 8 से 10 बच्चे तो नेचुरल है भाई, सेक्स करेंगे, सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे तो बच्चे पैदा होंगे। तो हम कैसे कंट्रोल कर लें 8 से 10 बच्चे? मतलब ये तो भगवान का दिया हुआ है, तो हम कैसे कंट्रोल कर लें कि हम बच्चे कम से कम पैदा करें, 2 ही बच्चे पैदा करें या 1 ही बच्चा पैदा करें? अवेयरनेस तो आपने फैला दी कि 2 ही बच्चे पैदा करिए, 1 ही बच्चे पैदा करिए, तभी हमारी जनसंख्या कंट्रोल होगी, आपके बच्चे जो है सर्वाइव कर जाएंगे, वैक्सीनेशन हम लगाएंगे, सब कुछ करेंगे, आपके बच्चे जिंदा रहेंगे, सही सलामत रहेंगे, आप परेशान मत होइए, आप बच्चे कम पैदा करिए। लेकिन अब ये बच्चे हम कम कैसे करें भाई? हम ये तो नेचुरल है, हम जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे तो ऐसी कंडीशन में बच्चे पैदा ही होंगे, तो हम कैसे कंट्रोल करें? तो उसी जगह पर फिर निर्माण किया गया गर्भ निरोधक जो तरीके हैं उनको अपनाने की बात कही गई, ठीक है, तो उनको अपनाने की बात कही गई। भैया अब जो है गर्भ निरोधक जो है तरीके आप अपनाइए। गर्भ निरोधक तरीके जो है वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उस पर अभी हम लोग बात करते हैं। तो वही सब बातें यहां पर बताई गई हैं कि जहां एक खुशहाल जोड़े के साथ 2 बच्चों का परिवार हमारे 2 नारे के साथ प्रदर्शित किया जाता है कि कामकाजी युवा दंपतियों ने हमारा एक का नारा अपनाया है। विवाह की वैधानिक आयु स्त्री के लिए 18 वर्ष कर दी गई, पुरुष के लिए 21 वर्ष कर दी गई। पहले क्या होता था, लड़की 10-12 साल की है तभी उसकी शादी हो गई, लड़का जो है वो 14-15 साल का था तभी शादी हो गई। तो क्या होता था कि एक बहुत लंबा जो है वो फर्टाइल पीरियड उनको मिल जाता था। मतलब मान लीजिए 12-13 साल में लड़की की शादी हुई तो वो मान लीजिए 45 साल तक बच्चों को जन्म दे सकती है, तो उसको एक बहुत लंबा पीरियड मिल जाता था, लगभग 30 से 35 साल का वक्त मिलता था बच्चे पैदा करने का, फर्टाइल पीरियड इसे कहा जाता है। 45 साल के बाद बच्चे, मोस्टली जो महिलाएं होती हैं वो गर्भधारण नहीं कर पाती, उनको मीनोपॉज हो जाता है, ठीक है, और वो पैदा कब से शुरू करती हैं? वो पैदा शुरू कर सकती हैं 10 से 12 साल की उम्र से। तो 10 से 12 साल की उम्र से 45 साल तक की उम्र तक ये बच्चे पैदा कर सकती हैं। तो इस बीच इनके पास 30 से 35 साल का फर्टाइल पीरियड होता था। तो इसमें क्या है कि अगर 1-1 साल का गैप भी करेंगी, 2-2 साल का भी गैप करेंगी, तब भी 10-15 बच्चे तो पैदा ही कर लेंगी। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो अगर बच्चों की शादी की यानी उम्र को बढ़ा देंगी, यानी कि 10 से 12 साल से बढ़ाकर अगर इसको 18 साल कर दी जाएगी, तो कम से कम 6-7 साल का फर्टाइल पीरियड तो कम हो गया ना। तो इससे बच्चे के जन्म के जो चांसेस होंगे, ज्यादा जन्म के चांसेस होंगे, वो भी कम हो जाएंगे। तो यही वजह हुआ कि क्या वैधानिक आयु यानी कि जो नियमावली किसके, और अच्छा
इससे ये भी फायदा हुआ कि एक तो फर्टाइल पीरियड कम हुआ और साथ ही साथ ये भी फायदा हुआ कि लड़की जो है वो 18 वर्ष की उम्र के बाद सेक्सुअली मैच्योर हो जाती है और मैच्योर हो जाती है, बच्चे को जन्म देने के लिए मैच्योर हो जाती है, गर्भधारण के लिए मैच्योर हो जाती है, ठीक है, मैच्योर हो जाती है, अपने बच्चे को पाल सकती है, समझ सकती है कैसे उसे मेंटेन मतलब उसको पालना है। तो इसलिए भी ये जरूरी था। तो 18 वर्ष आयु कर दी गई लड़की की उम्र और लड़के की उम्र जो है शादी के लिए 21 वर्ष मिनिमम कर दी गई, जिससे क्या हुआ, फर्टाइल पीरियड भी कम हुआ और साथ ही साथ जो है वो बच्ची जो है वो फिजिकली और मेंटली जो है वो मैच्योर भी हुई। ठीक है, तो अब इसकी एक तो ये हुआ, इसके तो एक तरीका तो ये अपनाया गया कि जो शादी की उम्र है उसमें बदलाव किया गया, उसको बढ़ा दिया गया। दूसरा जो है बहुत सारे ऐसे तरीके अपनाए गए जिसमें गर्भ निरोधक तरीके अपनाए गए, जिससे कि गर्भ को निरोध किया जा सकता है, यानी बच्चों को पैदा होने से रोका जाए। यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स तो आप करिए, ठीक है, आप सेक्सुअल इंटरकोर्स कीजिए, वो नेचुरल है, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे तरीके आप अपना लीजिए जिससे कि आप बच्चे को जन्म ना दे पाए। ठीक है, कामेच्छा आप पूरी कीजिए लेकिन आप बच्चे को जन्म ना दे पाए, आप जो है गर्भधारण ना कर पाए। तो उसके लिए गर्भ निरोधक तरीके अपनाए गए और वो जो गर्भ निरोधक तरीके हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो वो गर्भ निरोधक तरीके जो हैं उसमें से कुछ प्राकृतिक विधियां थी। ठीक है, ये प्राकृतिक विधियां थी। अब ये जो प्राकृतिक विधियां हैं वो क्या है, इसमें क्या होता है कि शुक्राणु, यानी प्राकृतिक विधियों में क्या किया जाता है कि जो शुक्राणु, मेल का जो शुक्राणु होता है और फीमेल का जो अंडाणु होता है, इनको आपस में ना मिलने देना, इनको बीच में रोक देना कि भैया आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करिए, कामेच्छा पूरी कीजिए, सेक्स करिए, लेकिन ये अपना जो स्पर्म है, मेल का जो स्पर्म है और फीमेल का जो ओवम है, ये आपस में ना मिलने पाए। अगर ये मिलेगा नहीं तो अगर नहीं मिलेगा तो क्या होगा कि ये निषेचन नहीं होगा, और अगर निषेचन नहीं होगा बच्चों तो क्या होगा, निषेचन नहीं होगा तो इससे गर्भधारण भी नहीं होगा। तो हमें क्या, तो जो नेचुरल तरीका अपनाया गया गर्भ को रोकने का, गर्भ निरोध करने का, वो उसमें प्राकृतिक जो तरीका अपनाया गया, इसमें क्या किया जाता है कि मेल का जो शुक्राणु है और फीमेल का जो अंडाणु है, इसे आपस में मिलने से इनके संगम को रोकने का प्रयास किया जाता है। तो इसमें से तो इसको यानी स्पर्म को और ओवम को आपस में रोकने के लिए, ठीक है, ये आपस में संगम ना करने पाए, आपस में फर्टिलाइज ना करने पाए, निषेचन ना करने पाए, तो इसको रोकने के कई प्राकृतिक तरीके हैं। तो इसमें क्या है, एक है आवधिक संयम तरीका। क्या है, आवधिक संयम तरीका, जिसमें क्या होता है कि जब महिला का मतलब माना जाता है कि जब महिला की मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, यानी जिस दिन उसके वेजाइना से, उसके योनि से ब्लड निकलना स्टार्ट होता है, तो उसे हम लोग मानते, ये पहले भी बता चुका हूं फिर बता रहा हूं, तो उसे मानते हैं पहला दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल का, मासिक चक्र का पहला दिन वो माना जाता है जिस दिन महिला के योनि से जो है वो योनि से ब्लड निकलना, यानी कि उससे रक्तस्राव स्टार्ट होता है। तो पहले दिन से लेकर जो 10वां दिन होता है, ठीक है, तब तक ये माना जाता है, ये जो पीरियड होता है, इसमें अंडाणु जो है वो फीमेल की जो फैलोपियन ट्यूब होती है, निषेचन नलिका होती है, वहां पे नहीं आता है। ठीक है, नहीं आता है। तो अब ऐसी कंडीशन में, ऐसे फीमेल का ऐसे सेक्सुअल बॉडी पार्ट है, इसे आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, बढ़ा चुका हूं, ठीक है, फिर से बता रहे हो। तो ये जो फीमेल का अंडा, ये क्या होता है, ये फीमेल का क्या होता है, ओवरी, अंडाशय होता है। ये फीमेल का क्या होता है, अंडाशय होता है। तो फीमेल के अंडाशय से अंडाणु निकलकर यहां आ जाता है, इसे फैलोपियन ट्यूब या निषेचन नलिका बोलते हैं। इसको आप लोग उस चैप्टर के अंदर डिटेल में पढ़िएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, आपको बस अब शॉर्ट में बता दे रहा हूं। तो अंडाशय से अंडाणु निकलता है, अंडाणु कहां आता है, निषेचन नलिका में आता है। ये वेजाइना होती है, ये योनि होती है। इस योनि में मेल जो है अपना स्पर्म यानी कि अपना शुक्राणु डालता है। शुक्राणु यहां से मूव करते हुए कहां पहुंचते हैं, यहां पे अंडाणु के पास फैलोपियन ट्यूब में, निषेचन नलिका में, और यहां पर उसको निषेचित करते हैं। अब आपको बात समझ में आ गई। तो ये जो अंडाणु निकलता है, ये मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, कब निकलता है, ये 14वें दिन माना जाता है। ठीक है, 14वें दिन माना जाता है, यानी कि जिस दिन मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट हुआ, मासिक स्राव स्टार्ट हुआ, उस दिन से लगभग 14वां दिन मान ले, यानी पहले दिन जिस दिन फीमेल के अंदर से
फीमेल के अंदर से वेजाइना से ब्लड निकलना स्टार्ट होता है, उस दिन को पहला दिन मान लें, उससे गिन लें 14वें दिन जो है मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे चांसेस होते हैं कि ये अंडाणु निकलता है। अगर और 24 घंटे के लिए सिर्फ निकलता है, तो अगर इस बीच ये स्पर्म पहुंच गया, 14वें दिन स्पर्म पहुंच गया, मतलब मान लीजिए 14वें दिन आपने सेक्स किया, ठीक है, तो अगर इस वक्त सेक्स किया तो स्पर्म यहां पे फीमेल वेजाइना में इजैकुलेट होगा, और इजैकुलेट होने के बाद जो होगा, इजैकुलेट होने के बाद यहां पर पहुंचेगा और यहां पे अंडाणु निकला हुआ रहेगा, इसके साथ निषेचित हो जाएगा और गर्भधारण हो जाएगा। आई बात समझ में? और हो जाएगा। और अगर मान लीजिए इस वक्त सेक्सुअल इंटरकोर्स ना करें, मेल जो है इसके साथ, महिला के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व ना हो 14वें दिन, ठीक है, 14वें दिन के आसपास, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जब वो स्पर्म इजैकुलेट ही नहीं होगा, शुक्राणु यहां पर भेजा ही नहीं जाएगा, सेक्स किया ही नहीं, तो क्या होगा, ये अंडाणु यहां पर आएगा तो 24 घंटे तक यहां रहेगा, इंतजार करेगा। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं, सेक्सुअली इन्वॉल्व नहीं हुए, ठीक है, अगर सेक्स नहीं किया, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जब शुक्राणु नहीं पहुंचा, ये फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो फिर ये क्या हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो मतलब ये है कि ये एक दिन के लिए 24 घंटे के लिए निकलता है ये अंडाणु। अगर उस वक्त निषेचित हो गया तो गर्भधारण होगा, और अगर नहीं निषेचित हुआ तो गर्भधारण नहीं होगा। तो यह माना जाता है 14वें दिन ऐसा होता है, माना जाता है ऐसा 14वें दिन। तो लेकिन अगर हम ये सोच लें कि चलो भाई किसी का 13वें दिन भी हो सकता है, किसी का 12वें दिन भी हो सकता है, किसी का 9वें दिन भी हो सकता है, ये अंडाणु निकल सकता है। भाई किसी का फिक्स तो होता नहीं, बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, हर एक इंसान अलग अलग तरीके का होता है। और कुछ लोगों का हो सकता है 15वें दिन रिलीज हो, कुछ लोगों का हो सकता है 16वें दिन रिलीज हो। तो ऐसी कंडीशन, या फिर रिलीज हो, तो ऐसी कंडीशन में बच्चों, या फिर हमने स्पर्म जो इजैकुलेट किया है वो स्पर्म जाकर वहां पर रुक गया हो, और जैसे अंडाणु निकले वैसे उसको जाके फर्टिलाइज कर दे, ये भी हो सकता है। तो इसलिए एक सुरक्षात्मक दृष्टि से हम ये करते हैं कि जिस दिन फीमेल का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट होता है, मासिक स्राव स्टार्ट होता है, उसके 10वें से लेकर 7वें दिन के बीच की अवधि में हम सेक्सुअल इंटरकोर्स करते ही नहीं है, ठीक है, कि हम वैसे तो 14वें दिन निकलेगा, लेकिन हम एक तरीके से प्रिकॉशन लेते हैं, हम लेते हैं भैया हम रिस्क नहीं लेंगे, तो हम 10वें दिन से लेकर 17वें दिन तक, यानी कम से कम एक हफ्ते तक सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करेंगे, ठीक है, वेजाइना के अंदर स्पर्म इजैकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है, शुक्राणु उसमें स्खलित नहीं करेंगे। अब जब अगर मान लीजिए 11वें दिन भी ऐसा अंडाणु निकल आता है, तब भी वो निषेचित नहीं होगा, 14वें दिन निकल आता है तब भी नहीं निषेचित होगी, 16वें दिन निकल आता है तब भी निषेचित नहीं होगा। तो इससे क्या होता है कि रिस्क बहुत कम हो जाता है, और फाइनली जब निषेचन होगा ही नहीं, स्पर्म सेक्स किया ही नहीं जाएगा, स्पर्म इजैकुलेट ही नहीं होंगे, निषेचन होगा ही नहीं, तो गर्भधारण भी नहीं होगा। तो इसलिए क्या किया जाता है, तो इस तरीके से क्या किया जाता है, जो दंपति होते हैं वो 10वें से 17वें दिन तक, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10वें से 17वें दिन तक सेक्स नहीं करते हैं, और नहीं करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि वो फर्टिलाइजेशन नहीं होता और फिर गर्भधारण नहीं होता। तो इसे आवधिक संयम कहते हैं। यह कौन सी विधि है? आवधिक संयम की विधि है, ठीक है, जिसमें संयम रखा जाता है 10 से 17 दिन के बीच में, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10वें से लेकर 17वें दिन तक, जिससे कि फर्टिलाइजेशन ना हो पाए, चांस बहुत कम हो पाए। तो इसे आवधिक संयम विधि कहा जाता है, ठीक है। तो यह बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, यह 100% कोई वो नहीं है, ठीक है, एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, रिस्क हमेशा होता है, लेकिन एक चांस यह है कि नहीं होगा, तो बस ये होता है। इन सब ये 100% कोई सेफ पीरियड चीज नहीं है, आई बात समझ में? चलिए, लेकिन फिर भी बहुत बहुत कम चांस होते हैं। मैथुन से बचते हैं, जिन्हें अंडों, ये सब आपको बता दिया, ठीक है। अब इसके अलावा दूसरी जो विधि होती है वो कौन सी होती है? बाह्य स्खलन विधि या आंतरिक मैथुन विधि, ठीक है, इस अंतरित मैथुन विधि। इसका मतलब क्या होता है कि जब मेल जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेल और फीमेल के बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा होता है, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा होता है, और जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करते करते जब मेल का, ठीक है, मेल का सीमन निकलने वाला होता है, वो इजैकुलेट करने वाला होता है, जब वो शुक्राणुओं को स्खलित करने वाला होता है फीमेल वेजाइना के अंदर, तो जब उसे पता चल जाता है, जब वो एक्साइटेड हो जाता है और ये लगता है कि अब वो इजैकुलेट कर देगा, सीमन इजैकुलेट कर देगा, जो शुक्राणु है उसे निकालने जा रहा है, तब वो बिल्कुल निकालने से पहले वो क्या करे कि अपने पेनिस को बाहर कर ले, अपने जो है वो लिंग को बाहर कर ले, और जो स्खलन करे, यानी कि सीमन जो स्खलन करे
ये जो शुक्राणु जो है स्खलित करे, ठीक है, उसे शरीर के बाहर कर दे, यानी कि बाहर कहीं पर कर दे, मतलब जब स्खलित होने वाला रहे तो उससे पहले पहले लिंग बाहर निकाल ले, पेनिस बाहर निकाल कर उसे बाहर जो सीमन है उसे बाहर इजैकुलेट कर दे, बाहर जो है स्खलित कर दे। इससे क्या होगा कि स्पर्म जो है वो फीमेल वेजाइना में जा ही नहीं पाएगा और बाहर स्खलित हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, जिससे कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो ये भी विधि अपनाई जाती है। इसी को हमारे जो बिहार के सीएम साहब थे, चीफ मिनिस्टर थे आपके नीतीश कुमार जी, उन्होंने यही जो है वो संसद में उसमें अपने विधानसभा में इसी को वो एक्सप्लेन कर रहे थे, जिसका उन लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया और लोगों ने बहुत सारे मीम्स बनाए और बहुत सारा उनका जो है बहुत क्रिटिसिज्म हुआ। यही विधि वो बता रहे थे असल में साइंस की, कि यही करते लोग पढ़ लिख गए, तो जब पढ़ लिख गए तो इस विधि को अपनाने लगे, जिससे क्या हुआ कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, जिससे कि गर्भधारण नहीं हुआ, जिससे कि जनसंख्या कंट्रोल हुई। तो यही बात बता रहे थे वो, ठीक है। तो इसे कौन सा मेथड बोलते हैं? बाह्य स्खलन या अंतरित मैथुन विधि, कोइटस इंटरप्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोइटस इंटरप्शन कहा जाता है इसे, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा तीसरी विधि है स्तनपान अनात्रव या लैक्टेशनल एमेनोरिया कहा जाता है। इसमें क्या होता है, माना यह जाता है कि जब मां जो है जब बच्चे को जन्म देती है तो उसके 6 महीने या 7 महीने तक लगातार जब बच्चे को अपने दुग्ध पान कराती है, अपने बच्चे को स्तन पान कराती है, बच्चे को अपना दूध पिलाती है, तो जब दूध पिलाती है तो ऐसी कंडीशन में यह माना जाता है कि उसके शरीर में ओवल्यूशन यानी अंडों का अंडे जो है उनका उत्पादन नहीं हो पाता, और उस वक्त अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो गर्भधारण नहीं होगा। तो यह माना जाता है कि इस तथ्य पर निर्भर करती है कि प्रसव के बाद स्त्री द्वारा शिशु को भरपूर स्तनपान कराने के दौरान अंडोत्सर्ग तथा आतव चक्र शुरू नहीं होता, इसलिए जितने दिनों तक माता शिशु को पूर्णतः स्तनपान कराना जारी रखती है, इस दौरान शिशु को मां के दूध के अलावा ऊपर से पानी या अतिरिक्त दूध भी नहीं दिया जाना चाहिए। यह अवधि 4 से 6 माह की होती है। गर्भधारण के अवसर लगभग शून्य होते हैं। यह विधि प्रसव के बाद ज्यादा से ज्यादा 6 माह की अवधि तक ही कारगर मानी गई है। तो जब तक अगर वो बच्चे को अपने मां जो है अपने बच्चे को दूध पिलाती रहेगी, तब तक उसके अंदर मासिक चक्र नहीं होगा और साथ ही साथ वो अंडों को उत्पादित भी नहीं करेगी। तो इस बीच में अगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है तो उसको किसी भी तरीके की मतलब वो गर्भधारण नहीं कर पाएगी। तो इसे स्तनपान अनार्तव या लैक्टेशनल एमेनोरिया के नाम से जाना जाता है। तो ये भी एक तरीका होता है बच्चों, ठीक है, ये तरीका होता है। इसके बाद जो है कुछ बैरियर विधि होती हैं, बैरियर विधि या रोध विधियों का नाम लिया जाता है, रोध या बैरियर विधियों का नाम लिया जाता है। इसमें क्या होता है, अंडाणु और शुक्राणु को मिलने नहीं दिया जाता, वही काम होता है। तो इसमें क्या होता है, एक बैरियर अपना लिया जाता है। बैरियर में सबसे अच्छा बैरियर होता है कॉन्डोम, या जिसे हम लोग नॉर्मल भाषा में निरोध भी कहते हैं, तो वो कॉन्डम वाला तरीका होता है। कॉन्डम में क्या होता है, इस तरीके के कॉन्डम्स होते हैं, ये इस तरीके से रबर से बने हुए कॉन्डम होते हैं। ये पुरुष के कॉन्डम है जिसको यहां पर दिखाया जा रहा है। तो ये पुरुष का कॉन्डम होता है, ये रबर से बने होते हैं, काफी फ्लेक्सिबल होते हैं। तो पुरुष जो है वो सेक्स करने से पहले यानी सेक्सुअली इन्वॉल्व होने से पहले अपने लिंग पर, अपने पेनिस पर इसे ये पहन लेता है। जब ये अपने लिंग अपने पेनिस पर पहन लेता है तो और उसके बाद सेक्स करता है, तो ऐसी कंडीशन में जो इजैकुलेशन होता है, यानी कि जब वो अपने सीमन को, अपने जो वी है उसको जब स्खलित करता है, तो स्खलन के दौरान ये सारा का सारा स्खलन जो है इसी के अंदर हो जाता है, यानी कि इस कॉन्डम के अंदर हो जाता है। तो ये जब कॉन्डम के अंदर हो जाएगा सारा का सारा स्पर्म का इजैकुलेशन बाहर नहीं निकलने पाएगा। तो क्या हुआ कि इसमें इन्होंने अपना मतलब सेक्स भी किया, ठीक है, उसको सेक्स भी किया, लेकिन इसके बावजूद भी स्पर्म क्योंकि यहीं पर रह गया, यहीं अटक गया, तो वो फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा फीमेल ओवम को और फाइनली जो है वो गर्भधारण नहीं होगा। इसी तरीके से स्त्री के लिए भी आजकल कॉन्डम आ गया है। स्त्रियां क्या करती हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से पहले अपने वेजाइना के अंदर इस पतले से रबर के बने हुए ये जो कॉन्डम्स होती हैं उनको क्या करती हैं, बॉडी अपनी वेजाइना के अंदर इसको डाल लेती हैं। तो अपने वेजाइना के अंदर ऐसे डाल लेंगी, तो जिससे क्या होगा कि ये पूरा का पूरा ये जो है वो एक तरीके से कवर हो जाएगा। तो अब अगर पेनिस इसके अंदर, मेल का पेनिस इसके अंदर पहुंचता है, इजैकुलेट करता है, तो ये इसी के अंदर ही स्पर्म रह जाएगा, बाहर यहां नहीं जाने पाएगा, और फिर उसके बाद इसको निकालकर आफ्टर सेक्स इसको बाहर निकालकर फेंक दिया जाता है। तो ये बात याद रखिएगा कि पुरुष का कॉन्डम हो या महिला का कॉन्डम हो, सिर्फ एक ही बार यूज किया जाता है, उसको बार बार यूज नहीं किया जाता है। इस चीज का ध्यान देना होगा। तो सबसे बेहतर, सबसे सेफ, अच्छा कॉन्डम के
एक खास बात यह भी होती है कि कॉन्डम सिर्फ गर्भधारण को ही नहीं बचाता, बल्कि बहुत सारी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, बहुत सारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस को भी बचाने का काम करता है। तो इसलिए बहुत ही सेफ, बहुत ही बेहतर तरीका होता है आपका कॉन्डम। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। अब एक और चीज हो जाती है, एक और तरीका होता है जिसमें क्या होता है कि जो फीमेल की उसमें ये एक मेथड होता है जिसे कॉपर टी कहते हैं। कॉपर टी, नॉर्मल भाषा में कॉपर टी या आईयूडी या आईयूसीडी कहते हैं। तो जैसे ये फीमेल वेजाइना हुई, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हुआ, यानी कि उस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हुआ, तो कुछ इस तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है मान लीजिए। तो इसमें क्या होगा कि इसमें क्या किया जाता है कि एक टी आकार की एक युक्ति होती है, उसको एक डॉक्टर जो है वो लगा देता है, जिससे क्या करती है, ये जो टी आकार का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या करती है, फैलोपियन ट्यूब को ढक देती है, ऐसे बंद कर देती है, इधर बंद कर देती है। ये टी आकार की जो युक्ति, मतलब एक तरीके से छोटा सा डिवाइस डाली जाती है, तो ये क्या करती है, फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर देती है ऐसे दोनों तरफ। तो अगर मान लीजिए कि वेजाइना इसमें इजैकुलेट किया गया, वेजाइना में स्पर्म इजैकुलेट किया, तो स्पर्म जो है यहां तक तो पहुंच पाता है, लेकिन यहां पर जो अंडाणु उत्सर्जित हुए रहते हैं, अंडाणु निकले होते हैं, वहां तक स्पर्म नहीं पहुंच पाता, क्योंकि यह रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया जाता है। किसके द्वारा? इस कॉपर टी के द्वारा या आईयूडी के द्वारा या आईयूसीडी के द्वारा। ठीक है, इसे कर दिया जाता है। और इससे क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन नहीं होता, निषेचन नहीं होता। 2 से 3 साल के वक्त के लिए ये लगाई जाती है। जब 2 से 3 साल तक आप इसको यूज करते हैं तो ठीक है, और अगर आपने फिर से आगे करना है तो फिर से आप इसको निकलवा लेते हैं एक्सपर्ट डॉक्टर के द्वारा, और फिर उसके बाद नया आईयूडी या आईयूसीडी इसमें इंसर्ट करवा लेते हैं। तो ये भी एक तरीका होता है। तो इस तरीके को क्या बोलते हैं बच्चों? इसे आईयूसीडी, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, या आईयूडी, ठीक है, क्या बोलते हैं, आईयूसीडी बोलते हैं, या फिर इसे आईयूडी बोलते हैं, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, या इसे कॉपर टी के नाम से जाना जाता है। तो ये भी एक मेथड होता है जिसमें जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो किया जा सकता है नॉर्मली, लेकिन गर्भधारण नहीं होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हो जाती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे मेथड हैं, जैसे कि डायफ्राम मेथड है, गर्भाशय ग्रीवा टोपी मेथड है, वॉल्ट मेथड है, लेकिन ये उतने पॉपुलर नहीं है जितना कि कॉन्डम है, कॉपर टी है, या आईयूसीडी आईयूडी है। तो ये सारी चीजों को यूज किया जाता है। इसके अलावा भी बहुत और भी मेथड होते हैं। और सब मेथड कौन से होते हैं? इसके अलावा मेथड होते हैं कि शुक्राणु नाशक क्रीम होती हैं, कि आप जो है वो फीमेल वेजाइना जो है, फीमेल जो है वो सेक्सुअल अपने वेजाइना के अंदर एक क्रीम जो है वो इंसर्ट कर देती है, जो कि शुक्राणु नाशक होती है। यानी जो शुक्राणु उसमें इजैकुलेट होंगे, जैसे उस क्रीम के संपर्क में आएंगे मर जाएंगे। तो जब वो मर जाएंगे तो ऐसी कंडीशन में जो है वो फीमेल की जो एक होता है उसे फर्टिलाइज, उसे निषेचित ही नहीं कर पाएंगे और गर्भधारण नहीं होगा। तो इसका भी इस्तेमाल किया जाता है, शुक्राणुनाशक क्रीम का। इसके अलावा जेली का भी इस्तेमाल किया जाता है, शुक्राणुनाशक जेली का भी इस्तेमाल किया जाता है, फोम का भी उपयोग किया जाता है। तो ये सब भी तरीके अपनाए जाते हैं, लेकिन ये सब बहुत ज़्यादा यूज, मतलब है ये सब तरीके, लेकिन इनका ज़्यादातर यूज नहीं होता। ज़्यादातर यूज जो है वो कॉन्डम का होता है, आईयूसी आईयूडी का होता है, या जो गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं उनका यूज होता है। ठीक है, अब ये मैंने आपको बता ही दिया, अंतः गर्भाशय युक्ति इंट्रा यूट्राइन डिवाइस आईयूडी, मैंने आपको पढ़ा दिया, बता दिया, वही चीजें यहां पर की गई हैं। ये कॉपर टी के नाम से आता है, कॉपर 7 के नाम से आता है, मल्टीलोड 375 कॉपर टी के नाम से आता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ हार्मोन मोचक आईयूडी होती हैं, जिनमें हार्मोन्स भी रिलीज होते रहते हैं, जिससे कि फीमेल के अंदर जो है वो ओवा रिलीज ना होने पाए, या जो वो गर्भधारण ना करने पाए। तो वो जो आते हैं, आईयूडी आता है, उसमें वो प्रोजेस स्टारसर्ट के नाम से, LNG-20 के नाम से, इन सब के नाम से आता है। तो वो आईयूडी मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बता दिया। ठीक है, वो सारी बातें आपको पता हो गई। ठीक है, अब इसके बाद जो है वो कुछ गोलियां होती हैं, पिल्स होती हैं। मैंने बताया था गर्भ निरोधक दवाइयां, गर्भ निरोधक जो पिल्स होती हैं, गर्भ निरोधक जो गोलियां होती हैं, तो उनकी बात की अगर की जाए तो ये जो गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं, ये क्या करती हैं, ये मुख्यतः हार्मोन से बनी होती हैं। 2 हार्मोन होते हैं, महिलाओं के शरीर में निकलते हैं, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन। तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन नाम के हार्मोनों की से बनी ये गोलियां होती हैं, या उनसे बने व्युत्पाद होते हैं। इनको खा लेने से महिलाओं के शरीर में जो है वो
महिलाओं जैसे कि कोई ऐसी, जैसे एक हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, उसकी गोली अगर खा ली तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि पूरे शरीर को यह महसूस होता है कि प्रोजेस्टेरॉन गर्भ धारण, एक्चुअली प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन होता है वो गर्भ धारण के दौरान जो है शरीर में ज्यादा निकलता है महिलाओं के। तो जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जब महिला खा लेती है तो उसके शरीर में, उसका शरीर यह महसूस करता है कि यह हार्मोन इसी वजह से ज्यादा निकल रहा है क्योंकि यह गर्भ धारण की हुई है। और गर्भ धारण अगर हो गया होता है तो अंडे का उत्पादन नहीं होता है, यानी ओवा रिलीज नहीं होता है। ठीक है, तो एक तरीके से अपने शरीर को ही बेवकूफ बनाना। आपने क्या किया, प्रोजेस्टेरॉन, समझिए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वो तब निकलता है जब महिला गर्भ धारण की होती है, और अगर गर्भ धारण की होती है तो अंडों का उत्पादन नहीं होता, अंडे जो है रिलीज नहीं होते हैं। ठीक है, तो अब ये तो नेचुरल होता है, लेकिन अगर आपने दवाई खा ली, महिला ने दवाई खा ली प्रोजेस्टेरॉन की, तो प्रोजेस्टेरॉन जब उसकी बॉडी में उसके हार्मोन्स की अधिकता हो जाती है तो महिला ने गर्भ धारण नहीं किया है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट ज्यादा हो गया तो शरीर को यह महसूस होता है कि महिला ने गर्भ धारण किया है क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा निकल रहा है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, वो ओवा की रिलीज को बंद कर देता है, ओवा नहीं निकलता। भाई गर्भ धारण हो चुका है तो ओवा क्यों निकलेगा। तो एक तरीके से ये गोली एक तरीके से हमारी बॉडी को ही चकमा दे देती है। ठीक है, हमारी बॉडी में हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल बढ़ा देती है, और ऐसी कंडीशन में बॉडी को यह महसूस होने लगता है कि बॉडी ने गर्भ धारण कर रखा है, जबकि ऐसा नहीं होता। और ऐसी कंडीशन में क्या होता, ओवा रिलीज नहीं होता। अब जब ओवा ही नहीं रिलीज होगा तो स्पर्म किसको फर्टिलाइज करेगा, किसको निषेचित करेगा। तो फाइनली क्या हो जाता है कि स्पर्म इजैकुलेट तो किया जाता है, लेकिन वो निषेचन करने वाला जो ओवा होता है वो रिलीज ही नहीं होता और गर्भधारण नहीं होता है। तो इस तरीके का अपनाया जाता है। इसी के अलावा इसी तरीके में दूसरे हार्मोन्स की भी गोलियां दी जाती हैं, तो वही इसी के बारे में यहां पे बताया। तो काफी महिलाएं जो है इसका यूज करती हैं। ठीक है, सारी चीजों का यूज किए जाते हैं। तो थोड़ी मात्रा में मुंह द्वारा लिया जाता है, मुंह में टीकिया के रूप में ली जाती है, और ये गोलियां के नाम से लोकप्रिय होती हैं। ये गोलियां 21 दिन तक प्रतिदिन ली जाती हैं, और इन्हें आतवचक यानी माहवारी के प्रथम 5 दिनों, मुख्यतः पहले दिन से ही शुरू करनी चाहिए। ठीक है, गोलियां समाप्त होने के 7 दिनों के अंतर के बाद जब पुनः ऋतुस्राव शुरू होता है, इसे फिर से वैसे ही लिया जाता है, और यह क्रम तब तक जारी रहता है जब तक गर्भ निरोध की आवश्यकता होती है। मतलब जब तक आपको आवश्यकता हो तब तक आप इन गोलियों को लीजिए और उसके बाद बंद कर दीजिए। अंडोत्सर्जन और रोपण को संदमित करने के साथ साथ गर्भाशय ग्रीवा की श्लेष्मा की गुणता को भी बदल देती है, जिससे शुक्राणुओं के प्रवेश पर लोक जल लग जाती है। मतलब यह है कि यह अंडों का उत्पादन को भी रोक देती है, साथ ही साथ गर्भाशय का जो पूरा गर्भाशय के अंदर जो वो होते हैं, जो भी द्रव वगैरह निकल रहे होते हैं, या गर्भाशय के अंदर एक विशेष प्रकार की लेयर बनती है, उन सब को बनने से रोक देती है, उनको कमजोर कर देती है, जिससे कि क्या होता है, स्पर्म जो है वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाता, या स्पर्म जो है रास्ते में ही खत्म हो जाता है, या गर्भधारण नहीं हो पाता है। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं, और उनकी गति मंद हो जाती है, यानी जो शुक्राणुओं की गति है वो मंद हो जाती है, और इसकी वजह से क्या होता है कि शुक्राणु जो है वो ओवा तक पहुंच ही नहीं पाते, निषेचन नलिका तक पहुंच ही नहीं पाते, और गर्भधारण नहीं होता है। यह गोलियां बहुत ही प्रभावशाली तथा बहुत कम दुष्प्रभाव वाली होती हैं, और औरतों द्वारा यह खूब स्वीकार्य हैं। मतलब इनका प्रभाव जो ये कह सकते हैं दुष्प्रभाव होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए ज्यादातर महिलाएं इसका यूज करती, बहुत सारी महिलाएं इसका यूज करती हैं। सहेली नामक नई गर्भ निरोधक गोली, जिसके बारे में पहले भी चर्चा हुई है, एक गैर स्टेरॉयडी सामग्री है। यह हफ्ते में एक बार ली जाने वाली गोली है। इसके दुष्प्रभाव बहुत कम तथा यह उच्च निरोध क्षमता वाली होती है। तो सहेली क्या है, रोज नहीं लेने की जरूरत है, हफ्ते में सिर्फ एक बार ले लीजिए तो ये सारा काम हो जाता है। मतलब तब वही प्रभाव होता है जो कि प्रभाव महिलाओं के उसमें माना जाता है कि वो मतलब एक तो क्या हो जाएगा कि अंडों का उत्पादन नहीं होगा, दूसरा जो है वो जो स्पर्म होगा उसके मोटिलिटी जो होती है वो कमजोर पड़ जाती है। ठीक है, स्त्रियों द्वारा प्रोजेस्टेरॉन अकेले या फिर एस्ट्रोजन के साथ इसका संयोजन भी टीके या त्वचा के नीचे अंतरोप इम्प्लांट के रूप में किया जाता है। तो ये कुछ इम्प्लांट होते हैं, इनके अंदर ये विशेष प्रकार के हार्मोन से बने होते हैं, वही जो मैंने आपको बताया था एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। इसको सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से पहले या उसके दौरान, या कह सकते हैं उसके एक हफ्ते पहले, ये इन हार्मोन्स के जो इम्प्लांट होते हैं इनको बॉडी के अंदर लगा लिया जाता है। तो ये धीरे धीरे हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, बॉडी में हार्मोन्स की मात्रा बढ़ती है, जिससे क्या होता है कि जो पूरा का पूरा जो प्रक्रिया होती है सेक्सुअल, वो जो फीमेल के अंदर जो पूरी की पूरी प्रक्रिया होता है अंडों को उत्पादन करने की, या जो है गर्भाशय के अंदर एक विशेष प्रकार की परत बनने की, वो सारी प्रक्रिया जो है बाधित हो जाती है हार्मोन्स की मात्रा बढ़ने के कारण, और गर्भधारण नहीं होता।
होता है तो ये भी किया जाता है। इसे अंतरोप या इम्प्लांट कहते हैं। किस तरह का इम्प्लांट होता है? यह हार्मोनल इम्प्लांट होता है, या हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन नाम के हार्मोन का इम्प्लांट होता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया, अब सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया और बाद में पता लगा कि आपने कोई प्रिकॉशन नहीं लिया, या मान लीजिए आपने कॉन्डम यूज किया, कॉन्डम फट गया अंदर ही, या फिर गलती से इजैकुलेशन हो गया, तो अब क्या करें? ठीक है, आप गोलियां भी पहले नहीं ले रहे हैं, ठीक है, आप जो है वो किसी तरीके का जो भी आपने साधन यूज किया वो सक्सेस नहीं रहा, उसमें कुछ गड़बड़ी आ गई, तो क्या करते हैं? तो क्या होता है कि इसी प्रोजेस्टेरॉन या प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन हार्मोन की गोलियों से बने हुए कुछ ऐसी गोलियां होती हैं जिनको क्या होता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर हो गया है और उसमें मान लीजिए कॉन्डम फट गया है, या उस कोई आपने प्रिकॉशन नहीं लिया और उस आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया है, आपने सीमन का इजैकुलेशन जो है वो वेजाइना में कर दिया है, ठीक है, तो अगर ये गड़बड़ी हो गई तो ऐसी कंडीशन में भी बचने का तरीका होता है। बहुत सारी ऐसी दवाएं, ऐसी पिल्स आती हैं जिनको आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के 72 घंटे के अंदर अंदर अगर खा लेते हैं तो बॉडी में जो गर्भधारण नहीं होने पाता है, तो उसे अनवांटेड 72 और बहुत सारे नामों से वो आती है। तो वो जो गोलियां बनी होती हैं जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के 72 घंटे के अंदर अंदर लेनी होती हैं, वो उनमें भी प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन ही यूज होते हैं। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन या प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये आपातकालिक होते हैं, मतलब कि भाई इमरजेंसी हो गई, भाई जो आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो मेथड यूज किया था, ठीक है, मतलब जो प्रिकॉशनरी मेथड यूज किया था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो इस कंडीशन में आप 72 घंटे के अंदर अंदर कुछ विशेष गोलियां आती हैं, उनको आप खा सकते हैं, वो दवाएं मिलती हैं और उनको खा सकते हैं और इसके बाद गर्भधारण को क्या किया जा सकता है? रोका जा सकता है। ठीक है, तो ये सब विधियां तो मैंने आप लोगों को बताई जो कि प्राकृतिक थी, रोधक थी, बैरियर मेथड था, ठीक है, बैरियर मेथड था, जितनी भी चीजें बताई, चाहे वो कॉन्डम्स हो, चाहे फीमेल कॉन्डम्स हो, चाहे वो डायफ्राम्स हो, चाहे वो क्रीम हो, जेल हो, ठीक है, इसके अलावा जो है वो दवाइयाँ हो, पिल्स हो, या अनवांटेड 72 हो, ये सब चीज़ें तो इसमें थी। आईयूडी हो, आईसीडी हो, ये सब जो है वो गर्भ निरोध को में बाधक विधियां थी, मतलब गर्भ निरोध मतलब स्पर्म और ओवम को आपस में फर्टिलाइज होने से रोकती थी, या इस ओवा को रिलीज ही नहीं होने देती थी, या स्पर्म की मोटेलिटी को डाउन कर देती, ये सब मेथड थे। लेकिन दूसरी जो बहुत ही परमानेंट, और वो सब टेम्परेरी थी। टेम्परेरी का मतलब ये हो जाता है कि जब तक यूज करोगे तो यूज करोगे, और अगर नहीं यूज करोगे तो फिर गर्भधारण कर सकते हो। मतलब मान लीजिए 2 साल आपको बच्चे नहीं पैदा करने, आपने यूज किया और फिर आप बच्चे को जन्म देना चाहते हैं तो उसके बाद यूज करना बंद कर दीजिए, आप चाहे कॉन्डम का यूज करना बंद कर दीजिए, जो भी यूज करना बंद कर दीजिए, तो फाइनली जो है फिर आप जो है वो नेचुरल तरीके से सेक्स कर सकते हैं और नेचुरल तरीके से बच्चों को गर्भधारण कर सकते हैं और बच्चों को पैदा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक मेथड होता है जो कि परमानेंट होता है। परमानेंट का मतलब ये हो गया कि आपके बच्चे हो गए 2 3 4 जो भी आप हैं, एक बच्चा जो भी आप चाहते हैं वो बच्चा हो गया, और आप चाहते क्या है कि अब हम आगे बच्चा नहीं करना चाहते और इसे परमानेंट इसका सोल्यूशन लेना चाहते हैं। रोज रोज का जो है वो स्पर्म वो कॉन्डम का यूज करना या इस तरीके की चीजें यूज करना ये हम नहीं चाहते। अब जो हो वो परमानेंट वाला कुछ जुगाड़ हो जाए। तो परमानेंट एक मेथड होता है टेम्परेरी, जो होता है शल्य क्रिया, यानी सर्जरी की जाती है। इसमें क्या किया जाता है कि पुरुष के जो स्पर्म होते हैं, शुक्राणु होते हैं, इसमें टेस्टिस में बनते हैं। ठीक है, टेस्टिस में बनते हैं, अंडा ये आप वृषण में बनते हैं, इसे हिंदी में वृषण या इंग्लिश में टेस्टिस कहते हैं, इसमें बनते हैं। और ये यहां से शुक्राणु निकलकर ऐसे होते हुए पेनिस से होते हुए बाहर निकलते हैं, इजैकुलेट होते हैं कहां पर? फीमेल वेजाइना के अंदर। ठीक है, तो अब यहां पे बनते हैं ऐसे, इस ट्यूब के जरिए ऐसे जाते हैं और जाकर फीमेल वेजाइना में इजैकुलेट होते हैं जो स्पर्म होते हैं, शुक्राणु। तो सर्जरी के जरिए क्या किया जाता है? इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं वास डिफरेंस। इसे क्या बोला जाता है? वास डिफरेंस कहा जाता है। इस ट्यूब को क्या नाम दिया जाता है? वास डिफरेंस कहा जाता है। ठीक है, या शुक्रवाहिका कहा जाता है, शुक्रवाहिका या वास डिफरेंस कहा जाता है। तो सर्जरी के जरिए लड़कों के अंदर, पुरुष के अंदर, इसको सर्जरी के अंदर इस ट्यूब को काट दिया जाता है, दोनों तरफ से इस ट्यूब को काटकर और इसको बांध दिया जाता है। देखिए बांध दिया गया है, इधर बांध दिया गया है। ठीक है, बांध दिया गया। अब स्पर्म बनेगा तो, लेकिन सेक्सुअल इंटरकोर्स के वक्त पे ये स्पर्म यहां तक पहुंचेगा, लेकिन आगे जो है वो बांध दिया गया है, काटकर बांध दिया गया है, तो आगे स्पर्म जो है वो रिलीज नहीं हो पाएगा, स्पर्म जो है इजैकुलेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, और भी जो मटेरियल इजैकुलेट होते हैं स्पर्म के साथ में, ठीक है, न्यूट्रिटिव पार्ट, पोषक पदार्थ, वो सब तो इजैकुलेट होंगे, लेकिन स्पर्म उसके अंदर नहीं रहेगा, क्योंकि स्पर्म यहीं पर रोक दिया गया, स्पर्म इसके आगे नहीं बढ़ने पाया। तो ये जो मेथड होता है इसे बोलते हैं शुक्रवाहक उच्छेदन या वैसेक्टॉमी कहा
कहा जाता है। क्या बोला जाता है? शुक्रवाहक उच्छेदन या वैसेक्टॉमी कहा जाता है। तो इसे पुरुष नसबंदी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पुरुष नसबंदी के नाम से भी जाना जाता है। तो एक छोटी सी सर्जरी की जाती है जिसमें शुक्रवाहिका को क्या किया जाता है? काट कर बांध दिया जाता है, और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? शुक्रवाहक उच्छेदन या वैसेक्टॉमी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये इसे ही हम लोग पुरुष नसबंदी कहते हैं। महिलाओं में क्या होता है? ये महिला का अंडाशय होता है, अंडा यहां पर बनता है और अंडाशय से अंडे का निर्माण होकर ये फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है, यहीं पर इंतजार करता है, या तो इधर करेगा या तो इधर करेगा फैलोपियन ट्यूब में। तो ठीक है, और स्पर्म यहां तक मैंने आपको बताया यहां से मूव करके इसी फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है, इसको निषेचित करता है, इधर निषेचित करता है, यही होता है। तो यहां पर महिलाओं के अंदर क्या किया जाता है कि ये जो आपका निषेचन नलिका है, जो फैलोपियन ट्यूब है, इसे काटकर बांध दिया जाता है, इधर भी काटकर बांध दिया गया, काटकर बांध दिया गया दोनों तरफ। तो जब काटकर बांध दिया जाता है तो स्पर्म यहां तक तो पहुंच पाता है लेकिन आगे नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि यहां पे रास्ता ब्लॉक कट करके बांध दिया गया है। तो ओवा, तो फीमेल ओवा रिलीज करती है, लेकिन ये ओवा स्पर्म के साथ फर्टिलाइज नहीं हो पाता, निषेचित नहीं हो पाता, क्योंकि स्पर्म जो है इसके आगे जा ही नहीं पाता, रास्ता बंद हो जाता है, रास्ता ब्लॉक हो जाता है, रास्ते में गांठ बांध दी जाती है। तो क्या होता है कि स्पर्म यहां तक पहुंचता है और यहीं डीजेनरेट हो जाता है, यहां तक इसको फर्टिलाइज नहीं कर पाता है। तो ये जो तरीका होता है इसे नलिका उच्छेदन या ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं। ठीक है, नलिका उच्छेदन या ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं, या फीमेल जो है या महिला नसबंदी के नाम से इसे जाना जाता है, महिला नसबंदी के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये भी एक तरीका होता है किसका? आपके शल्य क्रिया तरीका होता है जिससे कि गर्भ निरोध होता है, गर्भ को निरोध किया जाता है। लेकिन ये परमानेंट मेथड है, ये टेम्परेरी मेथड नहीं है, परमानेंट मेथड। एक बार करा लिया गया तो दोबारा इसको उपयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसी को महिला नसबंदी या पुरुष नसबंदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई। अब आपकी बात होती है कि जितने भी सर ये गर्भ निरोधक तरीके अपनाए जाते हैं, क्या इनका दुष्प्रभाव भी होता है? देखिए सर, दुष्प्रभाव हर चीज का, दुनिया में हर चीज का, अगर आप खाना बहुत अच्छा खाना खाते हैं और वो खाना भी ज्यादा अगर आप खा लें तो उसका भी दुष्प्रभाव है। अगर रोज काजू बादाम खाते हैं तो काजू बादाम भी ज्यादा खा लें तो उसका भी दुष्प्रभाव है। तो डेफिनेटली आप इन जितने भी मेथड, गर्भ निरोधक मेथड या गर्भ निरोधक तरीके अपनाए गए हैं, तो ये सारे के सारे तरीके अच्छे तो हैं, बहुत बढ़िया है, लेकिन ये जो गर्भ निरोधक जो तरीके अपनाए गए हैं इसके अपने दुष्प्रभाव होते हैं, बहुत कम होते हैं लेकिन होते हैं। ठीक है, होते हैं। ठीक है, तो गर्भ निरोधक तो वही इसमें कहा गया है कि इसमें संदेह नहीं है कि इन विधियों को व्यापक उपयोग ने जनसंख्या की अनियंत्रित वृद्धि को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिर भी इन उपायों से के संभावित दुष्प्रभावों में मतली, ठीक है, मतली होती है। दुष्प्रभाव में क्या? पेट में दर्द होता है, बीच बीच में जो है वो खून निकलने लगता है वेजाइना के अंदर, उसमें योनि के से। ठीक है, इसके अलावा जो है वो होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो इरेगुलर हो जाती है। स्तन कैंसर के भी चांसेस होते हैं। ठीक है, खासकर कि स्तन कैंसर के चांसेस जो हार्मोनल वाला मामला है, जो हार्मोनल गोलियां आप खाते हैं, जो पिल्स खाते हैं, उनमें होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये इतने ज्यादा मतलब इनके जो प्रमाण हैं वो हैं, लेकिन इतने भी ज्यादा नहीं प्रमाण हैं कि आप इन गर्भ निरोधक का उपयोग ना करें। तो बहुत रेयर चांसेस होते हैं। ठीक है, रेयर चांसेस होते हैं, लेकिन होते हैं, लेकिन बहुत रेयर चांसेस होते हैं। लेकिन जो आपको इसके फायदे मिल रहे हैं, ज्यादातर लोगों को इसके जो फायदे मिल रहे हैं, तो उस हिसाब से ये जो है वो बेहतर प्रक्रियाएं हैं, तरीके हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं, और इनके दुष्प्रभाव होते हैं बट बहुत कम होते हैं। खास करके जैसे कॉन्डम वगैरह यूज कर रहे हैं तो कॉन्डम वगैरह का तो बहुत ही कम दुष्प्रभाव होता है, सबसे सेफ मेथड वही होता है। बाकी अगर हार्मोन्स वाली गोलियां ले रहे हैं तो उनके थोड़ा सा दुष्प्रभाव थोड़ा सा ज्यादा देखे जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें। अब सगर्भता का चिकित्सीय समापन, अब इसमें वही वाली बात है कि अबॉर्शन वाला तरीका। तो अबॉर्शन जो होता है यानी कि गर्भधारण करने के बाद आपको पता चले कि बच्चे में किसी भी तरीके का मान लीजिए दोष है, ठीक है, जैसे आनुवांशिक दोष है, तो आप गर्भधारण को करने के बाद बच्चे वो टर्मिनेशन, उसका मेडिकल टर्मिनेशन करवा सकते हैं, अबॉर्शन करवा सकते हैं। दूसरा, मान लीजिए किसी महिला के साथ जो है वो बलात्कार हो गया है, ऐसे केस में वो गर्भधारण कर लेती है, तो ऐसी केस में वो बच्चे को नहीं रखना चाहती है तो वो जो है वो अबॉर्शन करा सकती है। इसके अलावा जो है वो कभी गलती से मान लीजिए कि सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया और आप बच्चे को नहीं चाहते हैं, तब भी अबॉर्शन करा सकते हैं। लेकिन
लड़के और लड़की का पता करके कि लड़का पैदा होगा कि लड़की पता होगी, तो लड़की पैदा हो रही है तो हम गर्भधारण गर्भ का समापन करवा लें या अबॉर्शन करा लें, तो वो गलत होगा। ठीक है, तो कुछ चीजों में अलाउ किया गया है, कुछ चीजों में नहीं अलाउ, ये पहले भी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। तो देखते हैं एनसीईआरटी क्या बोल रही है कि चिकित्सीय सगर्भता समापन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसे एमटीपी कहा जाता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। पूरी दुनिया में हर साल लगभग 45 से 50 मिलियन चिकित्सीय सगर्भता समापन कराए जाते हैं। संसार भर की कुल सगर्भताओं का 1/5 भाग है, तो पूरी दुनिया में किए जाते हैं। तथापि मतलब 1/5 लोग जो है गर्भ को खत्म करा देते हैं, अबॉर्ट करा देते हैं। पूरी दुनिया में जो लोग गर्भ धारण करते हैं उसके 1/5 लोग जो है वो गर्भ को समाप्त करवाते हैं। एमटीपी में भावनात्मक, नैतिक, धार्मिक एवं सामाजिक पहलुओं से जुड़े होने के कारण बहुत से देशों में यह बहस जारी है कि चिकित्सीय सगर्भता समापन को स्वीकृत या कानूनी बनाया जाना चाहिए या नहीं। भारत सरकार ने इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए 1971 ईस्वी में चिकित्सीय सगर्भता समापन को कानूनी स्वीकृति प्रदान कर दी थी। इस प्रकार के प्रतिबंध अंधाधुंध और गैर कानूनी मादा भ्रूण हत्या तथा भेदभाव को रोकने के लिए बनाए गए, जो अभी भी भारत देश में बहुत ज्यादा हो रहा है। बात आपको मैंने पहले ही बता दी थी। ठीक है, अच्छा, क्यों कराया जाए चिकित्सीय सगर्भता समापन, क्यों होना चाहिए? जैसे कि असुरक्षित यौन संबंध का परिणाम हो गया है, मैथुन के समय गर्भ निरोधक उपायों के असफल होना या बलात्कार जैसी घटनाओं के कारण अगर गर्भधारण हो रहा है तो ऐसे में अलाउ किया जाना चाहिए, और कई हद तक अलाउ भी है कि आप गर्भ को समाप्त करा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, जो ये अबॉर्शन कराया जाता है, अगर गर्भधारण के 12 सप्ताह तक की अवधि में अगर अबॉर्शन कराया जाता है तो ये सेफ होता है, कोई खास दिक्कत नहीं होती। कभी कभी दवाओं से करा लिया जाता है और कभी कभी छोटी सी सर्जरी से करा दिया जाता है, तो महिला को कोई ऐसी खास समस्या नहीं होती है। मतलब रिस्क तो होता है लेकिन बहुत बहुत कम होता है। तो अगर गर्भधारण से 12 सप्ताह के अंदर अंदर अगर ये काम कराया जा रहा है तो ये सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके ऊपर जाने पर, जितना ज्यादा ऊपर आप जानेंगे, ठीक है, ऊपर जाते जाए वैसे वैसे महिला की जान को खतरा बढ़ता जाता है। यानी 12 सप्ताह के बाद जो है वो अगर आप एमटीपी कराते हैं, अबॉर्शन कराते हैं, तो महिला की जान के लिए ये खतरा बढ़ने लगता है। ठीक है, और खासकर हम लोग अक्सर जैसे मान लीजिए सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हुए वो गर्भधारण हो गया, तो अब ऐसी कंडीशन में लड़कियां जो हैं वो नहीं जाती हैं उसमें जो कह सकते हैं हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती हैं, अपना नाम छुपाना चाहती हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि वो अपने आप को गुप्त, अपने नाम को गुप्त रखना चाहती हैं और कि दुनिया को ना पता चलता। ऐसी कंडीशन में ज्यादातर गड़बड़ी तब होती है जब वो नीम हकीमों के पास चली जाती हैं। कोई नर्स है, ठीक है, वो कहती है कि लाओ हम एमटीपी कर देंगे, आ जाओ हमारे घर पे कर देंगे। अक्सर ये बहुत छोटे शहरों में तो बहुत ज्यादा है, तो वहां पर चली जाती हैं और वो एमटीपी करवा लेते हैं। ठीक है, वहां पे जो है अबॉर्शन करवा लेते हैं, तो इससे महिला की जान पर खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, एक तो अनट्रेंड लोगों से करा लिया जाता है। ठीक है, सही तरीके से वो नहीं करती, सही जो है वो मतलब एक तरीके से साफ सफाई का ध्यान नहीं होता, घर में कर रही हैं तो कैसे होगा, तो इससे उनकी जान को खतरा बहुत 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 ज्यादा बढ़ जाता है। तो अक्सर तो वही वाली बात है कि अगर कभी किसी को कराना है तो एक एक्सपर्ट या जो इसके जानकार हैं या उसको लीगल तरीके से कराया जाना चाहिए। ठीक है, कराया जाना चाहिए जिससे कि खतरा महिला को कम से कम हो। तो 12 सप्ताह तक तो ठीक है, लेकिन दूसरी तीसरी तिमाही में बहुत ही घातक हो सकता है, संकटपूर्ण हो सकता है, जानलेवा हो सकता है अबॉर्शन कराना। ये तब अगर इसके बाद कराने का अगर कोई कंडीशन बने तो हमेशा एक्सपर्ट से कराएं। जान से ज्यादा कीमती कुछ नहीं है, आप एक्सपर्ट से ही कराएं। ठीक है, नाम बदल के कराएं या कुछ जैसे भी, अगर कोई ऐसी जरूरत पड़ जाती है, पहली बात तो कोशिश करें जरूरत ही ना पड़े, लेकिन अगर पड़ जाती है तो उसके लिए अपनी जान का खतरा ना लें। ठीक है, सीधी सी बात है, बल्कि जानलेवा भी सिद्ध हो सकती हैं। ये प्रति शहरों से अधिक होती है। ठीक है, प्रति शहरी क्षेत्रों में अधिक होती है। ठीक है, और खासकर छोटे शहरी क्षेत्रों में तो और ही अधिक होती है, क्योंकि वही अवेयरनेस नहीं है, गर्भ निरोधक चीज़ों का सही से उपयोग नहीं किया, तो ऐसी कंडीशन में ये गलतियां हो मतलब गड़बड़ियां हो जाती हैं। और अगर गर्भधारण हो गया तो फिर आप गलत तरीकों को अपनाते हैं, गलत लोगों के पास पहुंचते हैं और आपकी जान को खतरा होता है। यौन संचारित संक्रमण, इसे एसटीडी बोलते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेज वो डिसीजेज होती हैं जो कि सेक्स के दौरान जो है वो
होती हैं, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैलती हैं, पुरुष से महिला के अंदर, महिला से पुरुष के अंदर, ठीक है, इससे फैलती हैं। तो ऐसी बीमारियों को जो सेक्स के दौरान फैलती हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान फैलती हैं, अगर आप जो है वो प्रिकॉशन नहीं लेते हो तो उसके दौरान एक महिला से पुरुष के अंदर या पुरुष से महिला के अंदर फैलती है, तो ऐसी बीमारियों को क्या बोलते हैं? यौन संचारित संक्रमण कहते हैं या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज कहते हैं, एसटीडीज कहते हैं, ठीक है। तो ये जो एसटीडीज होती हैं ये क्या होती हैं? सेक्स के दौरान जब महिला और पुरुष जब महिला पुरुष जो है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, तो जब सेक्स क्रिया करते हैं, सेक्सुअल चीजें करते हैं, तब वो एक दूसरे में फैलते हैं। तो कौन कौन से रोग हैं? ठीक है, जैसे सुजाक है, गोनेरिया, ये एक इन्फेक्शियस डिसीज है जो कि पुरुष और महिला के बीच में जो फैलती हैं सेक्स करने से ही फैलती हैं, ठीक है। सिफिलिस है, हर्पीस है, जननिक परिसर्प है, जेनाइटल हर्पीस कहा जाता है, क्लेमिडियता है, ट्राइकोमोनास्टा है, लैंगिक मस्से हैं, ठीक है, लैंगिक मस्से हैं, यकृत शोक, हेपेटाइटिस बी जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे? हेपेटाइटिस बी बोलते हैं। और हाल ही में सर्वाधिक चर्चित एवं घातक है एचआईवी एड्स। ये सब बीमारियां क्या है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस हैं, यानी यौन संचारित संक्रमण कहलाते हैं, ठीक है। कौन कौन सी बीमारियां? सुजाक, सिफिलिस, हर्पीस, जननिक परिसर्प, जेनाइटल हर्पीस, क्लेमिडियता, ट्राइकोमोनास्टा और साथ ही साथ हेपेटाइटिस बी और एड्स, ये सब क्या है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस हैं, ठीक है ऐसा। तो ये जो है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस हैं जो कि सेक्स के दौरान फैलती हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये जो बीमारियां हैं, अगर आप साझे प्रयोग वाली सुइयों, यानी कि एक लोगों को मान लीजिए कि एड्स है और उससे वो उनकी बॉडी में सुई लगाई गई, इंजेक्शन लगाया गया, और अगर उसी इंजेक्शन से किसी दूसरे को इंजेक्शन लगा दिया जाएगा तो उससे भी फैलती हैं। मतलब ब्लड, सीधी सी बात है, इसमें सिंपल सा समझ लीजिए, अगर कोई इन्फेक्टिव इंसान है, मतलब किसी के अंदर इन्फेक्शन है इन सारी बीमारियों का, तो अगर उनके शरीर में ऐसा इन्फेक्शन है, किसी इंसान के अंदर ऐसा इन्फेक्शन है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज का इन्फेक्शन है, तो अगर उसका जो ब्लड होता है, खासकर कि ब्लड, वैसे तो बॉडी के और भी फ्लूइड अगर आपस में मिल जाए तब भी ये बीमारी एक से दूसरे में ट्रांसफर हो जाएगी, लेकिन खासकर कि ब्लड, अगर ब्लड वाली चीज, ठीक है, ब्लड वाली चीज अगर जिसको इन्फेक्शन हुआ है, जिसको एड्स हुआ है या कोई इस तरह से बीमारी हुई है, उसका ब्लड अगर किसी दूसरे के अंदर, चाहे वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी पहुंच जाएगा, तो ये जो डिसीजेस हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस हैं, ये सिर्फ सेक्स के ही करने के दौरान ही नहीं फैलती हैं। मतलब सेक्स करेंगे तब भी एक, मान लीजिए कोई इन्फेक्शियस, मतलब उसको इन्फेक्शन हुआ है, तो अगर मान लीजिए उसको इन्फेक्शन है, मान लीजिए उसको एड्स है, तो अगर उसके साथ सेक्स करते हैं तो उससे भी फैलेंगी, यानी सेक्स करने से ही फैलेंगे। लेकिन इसके बावजूद अगर सेक्स नहीं उस इंसान के साथ करते हैं या नहीं करते हैं, बल्कि उसके ब्लड से लगी हुई कोई चीज किसी दूसरे इंसान, हेल्दी इंसान की बॉडी के ब्लड के साथ मिल जाती है, तो भी ये बीमारी फैल सकती है। तो सिर्फ सेक्स करने से ही नहीं, बल्कि ब्लड और ब्लड के मिलने से ही, जैसे कि इंजेक्शन, अगर मान लीजिए कि किसी को एड्स हुआ है, उसके इंजेक्शन से ही, उसको जो इंजेक्शन लगाया गया उसी इंजेक्शन से किसी स्वस्थ मनुष्य को लगा दिया गया तो उसमें फैल जाएगी। मान लीजिए कि कोई ब्लेड है, आप उसमें कराने जाते हैं, सैलून में जाते हैं, तो उसकी दाढ़ी उससे बनाई गई, उसकी बॉडी में कट लग गया, उसका खून लगा हुआ, तो उसी ब्लेड से जो है किसी दूसरे स्वस्थ मनुष्य का शरीर में जो है वो दाढ़ी बना दी गई या उसकी शेविंग बना दी गई, तो उसको कट लग गया, तो इसका ब्लड उधर ट्रांसफर हो गया, तब भी ये फैल सकती है। तो ये सब चीजें, चांसेस कम होते हैं लेकिन होता है ये, ठीक है। तो साझे प्रयोग वाली सुइयों, शल्य क्रिया और औजारों तथा संदूषित रक्ताधान, ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर संक्रमित माता से उसके गर्भस्थ शिशु में संचारित होती हैं। यानी अगर कोई इन्फेक्शियस मदर है तो उससे उसके बच्चे में भी ट्रांसफर हो सकती है। हेपेटाइटिस बी, जननिक परिसर्प तथा एचआईवी संक्रमण को छोड़कर बाकी सभी यौन रोग पूरी तरह से उपचार योग्य हैं। मतलब ये सब बीमारियों का उपचार नहीं हो सकता है, जैसे हेपेटाइटिस बी या जननिक परिसर्प नाम की बीमारी होती है, एचआईवी, तो इनका इलाज बहुत मुश्किल है, होता है, लेकिन बहुत शुरुआती दौर में अगर पता चल जाए तो हो जाएगा, वरना नहीं हो पाता। बाकी जो और डिसीजेस हैं, ट्राइकोमोनास्टा है, क्लैमिडियता है, इन सब का इलाज संभव है, ठीक है, कराया जाए, लेकिन शुरुआत में पता चल जाए तो ज्यादा बेहतर। इन सभी रोगों के शुरुआती लक्षण बहुत हल्के फुल्के होते हैं, जो कि जननिक क्षेत्र, गुप्तांग में खुजली, तरल स्त्राव आना, हल्का
का दर्द तथा सूजन आदि से हो सकते हैं। ठीक है, संक्रमित स्त्रियां अलक्षणी हो सकती हैं, कभी कभी इनमें संक्रमण के लक्षण प्रकट नहीं होते और इसलिए लंबे समय तक उनका पता नहीं चल पाता। संक्रमण की प्रारंभिक अवस्था में लक्षणों का प्रकट न होना या उनका कम महत्वपूर्ण होना तथा यौन संचारित संक्रमणों से जुड़े सामाजिक कलंक का डर संक्रमित व्यक्ति के समय समय पर जांच तथा उचित उपचार से रोकता है। ठीक है, मतलब ये सारी जो बीमारियां हैं, ठीक है, बीमारियां हैं, ये पहली बात तो इसके लक्षण जल्दी से व्यक्त नहीं होते हैं, जब होते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी रहती है और कुछ लोग इसके लक्षणों को छुपा ले जाते हैं क्योंकि दुनिया को बताना नहीं चाहते, वो शर्माने की वजह से, और फिर जब वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाता है तो फिर लोगों को, दुनिया को पता चलता है, तब तक बहुत देर हो जाती है, तब तक इलाज संभव नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें यहां पर बताई गई हैं। अब इससे बचने के लिए क्या होगा? ठीक है, इन संक्रमणों को पूरी तरह से मुक्त कर सकते हैं बशर्ते कि आप भविष्य में नीचे दिए गए साधारण नियमों का पालन करें। कैसे बचें? पहला, किसी अनजान व्यक्ति या बहुत से व्यक्तियों के साथ यौन संबंध ना रखें। दूसरा, मैथुन के समय सदैव कॉन्डोम का इस्तेमाल करने की कोशिश करें। ठीक है, यदि कोई आशंका है तो तुरंत ही प्रारंभिक जांच के लिए किसी योग्य डॉक्टर से मिले और रोग का पता चले तो पूरा इलाज करवाएं। तो जैसे उसके सिम्टम आना शुरू करें, दौड़कर जो है हॉस्पिटल पहुंचें, डॉक्टर को दिखाएं और सही से इलाज करवाएं। तो ये सब तरीके अगर अपनाएंगे तो आप जो है यौन संचारित जो रोग हैं उनसे बच सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है बंध्यता, यानी कि आजकल जो है लोगों के अंदर इनफर्टिलिटी बहुत बढ़ रही है, यानी कि बच्चों को जन्म देने के में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, बच्चों को वो जन्म नहीं दे पा रहे हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं। ठीक है, इसके बहुत सारे कारण हैं, वो बच्चों को पैदा करने में असमर्थ होते हैं। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो कि शारीरिक हो सकते हैं, जन्मजात हो सकते हैं, जन्मजात ही बॉडी में स्पर्म नहीं बन रहे हैं, ओवा नहीं बन रहा है। ठीक है, कुछ रोग हो गए बॉडी में, इसकी वजह से ऐसा नहीं हो पाता कि बच्चों को जन्म दे पाए। कभी कभी कुछ दवाओं का साइड इफेक्ट हो जाता है, कभी कभी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है सही से काम नहीं करता है। ठीक है, प्रतिरक्षात्मक, तो कभी कभी मनोवैज्ञानिक कारण भी होते हैं जिनकी वजह से बॉडी में स्पर्म या ओवम का सही से निर्माण नहीं हो पाता, या वो सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो है वो गर्भधारण नहीं हो पाता। ये बहुत बड़ी समस्या आज के वर्ष में चल रही है। तो भारतवर्ष में प्रायः दंपतियों में बच्चा ना होने का दोष स्त्रियों को ही दिया जाता है, जबकि प्रायः ऐसा नहीं होता। यह समस्या पुरुष साथी से भी हो सकती है। फिर भी जहां तक ऐसे दोषों का ठीक करना संभव नहीं है, वहां कुछ विशेष तकनीकों और उनका बच्चा पैदा करने में मदद की जा सकती है। ये तकनीकें सहायक जनन प्रौद्योगिकियां कहलाती हैं। मतलब जो लोग अपनी नेचुरल तरीके से बच्चों को जन्म नहीं दे पाते हैं या उनमें कुछ दिक्कतें होती हैं, जो प्राकृतिक होती हैं, मनोवैज्ञानिक होती हैं, शारीरिक होती हैं, तो वो अपने बच्चों को जन्म देने के लिए कुछ तकनीकों का उपयोग आजकल आ चुकी हैं, उनका उपयोग करके अपने बच्चों को जन्म दे सकते हैं। इन तकनीकों को सहायक जनन प्रौद्योगिकियां या ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक के नाम से जानते हैं। अब ये जो टेक्निक होती हैं उनमें क्या किया जाता है, ज्यादातर जो उसे IVF के नाम से जाना जाता है। आपको शॉर्ट में बता देता हूं, जो यहाँ पे लंबे में लिखा हुआ है, IVF टेक्निक कहा जाता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक कहा जाता है। IVF टेक्निक या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक कहा जाता है, जिसमें क्या होता है कि महिला के शरीर में, ठीक है, महिला की जो शरीर है उसके अंदर जो है, वैसे बहुत तरीके, लेकिन जो एक बेसिक तरीका होता है मैं आपको बता रहा हूं। महिला के शरीर में जो अंडाणु होते हैं, ठीक है, उनको शरीर से बाहर निकाला जाता है और उन अंडाणुओं को पुरुष के शुक्राणुओं के साथ, ठीक है, लैब के अंदर, ठीक है, प्रयोगशाला के अंदर उनके शुक्राणुओं के साथ इसको फर्टिलाइज कराया जाता है। ठीक है, तो पुरुष का शुक्राणु लिया जाता है या महिला का अंडाणु, महिला के अंडाणु को उसके शरीर से बाहर निकालकर पुरुष के शुक्राणु को लेकर इसका यहाँ पे निषेचन कराया जाता है। ठीक है, निषेचन कराया जाता है। निषेचन कराने के बाद जब ये निषेचन हो जाता है तो ये भ्रूण में बदलने लगता है। ये कहाँ पर हो रहा है? लैब में, प्रयोगशाला में। जब ये 8 से 10 दिन का भ्रूण बन जाता है, ठीक है, भ्रूण बन जाता है, तो इसको महिला के गर्भाशय में स्थानांतरित कर देते हैं, प्रत्यारोपित कर देते हैं। ठीक है, प्रत्यारोपित कर देते हैं। फिर ये जब भ्रूण महिला के गर्भाशय में प्रत्यारोपित हो जाता है, 9 महीने का वक्त लगता है, ये बढ़ता है। फिर 9 महीने के बाद आप, जैसे बच्चे, जो आम बच्चे होते हैं, 9 महीने अपने माँ के गर्भ में पलते हैं, वैसे ही ये बच्चा भी 9 महीने अपने माँ के गर्भ में पलता है। फिर 9 महीने के बाद इस बच्चे का क्या होता है बच्चों? जन्म होता है। ठीक है, तो ये तरीका अपनाया जाता है। ये उस तरीके
तरीके में जब स्पर्म और ओवम आपस में सही से फर्टिलाइज नहीं हो पा रहे हैं, निषेचन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से महिला गर्भधारण नहीं कर पा रही, तो ऐसे केस में उसके पति का या किसी, अगर मान लो उसके पति जो है वो स्पर्म का इजैकुलेशन कर ही नहीं पा रहा है, स्पर्म उसके अंदर पैदा ही नहीं हो पा रहे हैं, तो किसी दूसरे पुरुष का, ठीक है, वैसे तो उससे उसके पति का अगर कम है, उसके पति के अंदर से शुक्राणु कम निकल रहे हैं, कोई बात नहीं, हम उसकी बॉडी, हम उसमें हमें एक ही शुक्राणु चाहिए, तो उसका जो सीमन होता है वो लैब में निकाला जाता है, उसमें से शुक्राणु निकाल लिए जाते हैं। तो अगर कम भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम काम चला लेंगे। लेकिन अब बिल्कुल नहीं पैदा होते, बिल्कुल शुक्राणु नहीं बना पा रहा है उसका पति, ठीक है, उसका पार्टनर, तो ऐसी कंडीशन में किसी दूसरे पुरुष का शुक्राणु, ठीक है, बहुत सारे लोग आजकल स्पर्म डोनर, आपने फिल्म देखी हुई तो उसमें स्पर्म डोनेट करते हैं, तो उसके शुक्राणु को लेकर इस महिला के अंडाणु के साथ निषेचन कराया जाता है। तो इसके शुक्राणु, तो पुरुष के शुक्राणु और महिला के अंडाणु निषेचित नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए क्या किया जाता है, फिर से देख लीजिए, महिला के अंडाणु को शरीर से बाहर निकाला जाता है, पुरुष के शुक्राणु या उसके पति या उसके पार्टनर का शुक्राणु, और अगर किसी अवस्था में उसके पति और पार्टनर में शुक्राणु नहीं उत्पादित हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में किसी दूसरे पुरुष के शुक्राणु के साथ इसका निषेचन कराया जाता है लैब के अंदर। फिर उसके बाद उसको जब यह भ्रूण में बदल जाता है, तो इस भ्रूण को, क्या भ्रूण 8 से 10 दिन का जब भ्रूण हो जाता है, तो इसको मां की मदर की जो महिला होती है उसके गर्भाशय में इसे प्रत्यारोपित कर देते हैं। 9 महीने का वक्त बीतता है, उसके बाद इस बच्चे का जन्म होता है। तो इस तरीके से ये बच्चे को जन्म देती है। इस टेक्निक को आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, और इस बच्चे को ही टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? टेस्ट ट्यूब बेबी। तो टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब बिल्कुल ये नहीं होता कि टेस्ट ट्यूब में तैयार हो रहा है, कि पता लगा आपने टेस्ट ट्यूब लिया, परखनली लिया, परखनली उसमें एक स्पर्म डाला, ओवम डाला, हिला दिया और बच्चा पैदा हो गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, बिल्कुल नहीं होता है। बस टेस्ट ट्यूब यानी कि ये जो परखनली एक तरह से मान लीजिए, तो इसमें निषेचन कराया जाता है बॉडी के बाहर। तो बॉडी के बाहर निषेचन कराया जाता है। तो निषेचन कराने के बाद जब भ्रूण तैयार हो जाता है तो मां के गर्भाशय में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। बच्चा जो बढ़ता है वो मां के गर्भाशय में ही बढ़ता है। तो इसी को टेस्ट ट्यूब बेबी या क्या बोलते हैं, इसे भ्रूण स्थानांतरण या टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जाना जाता है, या परखनली शिशु के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से अब मान लीजिए एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि मान लीजिए महिला जो है, पार्टनर है आपके अंदर, पुरुष के अंदर तो शुक्राणु उत्पन्न हो रहे हैं लेकिन महिला के अंदर अंडाणु ही नहीं उत्पन्न हो रहे हैं, तो क्या करे? तो ऐसी कंडीशन में किसी दूसरी महिला के अंडाणु को लेकर उसके पुरुष के शुक्राणु के साथ उसका निषेचन करवाया जाता है, और फिर निषेचित होने के बाद जो गर्भ वो होती है, मतलब भ्रूण होता है, उस भ्रूण को फिर प्रत्यारोपित उस महिला के शरीर में, यानी कि जो उसकी पार्टनर महिला उसके शरीर में, या किसी दूसरी महिला के शरीर में प्रत्यारोपित करके जो है वो बच्चों को पैदा किया जाता है। अगर किसी दूसरी महिला का सहारा लिया, मान लीजिए कि ये पत्नी है, पत्नी का अंडाशय पत्नी का अंडाणु ले लिया गया, और उसके और पति का शुक्राणु ले लिया, और उसके बाद निषेचित हुए जो भ्रूण है उसको किसी दूसरी महिला के गर्भाशय में डाला जाता है, यानी इस महिला के गर्भाशय में नहीं डाला जाता, और उसमें उसके गर्भाशय में बच्चों का जन्म होता है, तो उसे सरोगेसी कहते हैं, सेरोगेसी कहते हैं, और उस मदर को सेरोगेट मदर बोलते हैं। तो किसी नेचुरल, किसका, मान लीजिए कि नेचुरल अगर बात की जाए तो मान लीजिए कि ये पति हो गए, ये क्या हो गई, पत्नी हो गई, ठीक है, पत्नी हो गई, और इन्होंने क्या दिया, अपना शुक्राणु दिया, इन्होंने क्या दिया, अपना अंडाणु दिया, निषेचन के बाद ये क्या बन गया, भ्रूण बन गया। अब ये भ्रूण जो है इनके गर्भाशय में न प्रत्यारोपित होकर किसी दूसरी महिला के गर्भाशय में प्रत्यारोपित कराया जाए, और फिर ये क्या करें, बच्चा तो इन्हीं का है ना, इन्होंने स्पर्म दिया, इन्होंने अंडाणु दिया, तो बच्चा इन दोनों का है, लेकिन वो 9 महीने से पाल कौन रहा है, किसके गर्भ में पल रहा है, इस महिला के गर्भ में। तो ये जो प्रक्रिया होती है इसे सरोगेसी कहा जाता है, ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, सरोगेसी कहा जाता है, और साथ ही साथ इस मदर को सरोगेट मदर कहा जाता है, ठीक है, सरोगेट मदर कहा जाता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये चीजें कैसे होती हैं। तो होप कि ये सारी की सारी चीजें हो जाती हैं। अब कभी कभी बहुत सारे तरीके और भी होते हैं कि महिला के अंदर मान लीजिए कि वो उस तरह से निषेचन नहीं हो पा रहा है, तो शरीर के बाहर निषेचन ना कराकर स्पर्म जो है वो अंडाणु तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो क्या होता है, कई मेथड से क्या होते हैं, सीमन को लिया जाता है और महिला के गर्भ उसमें फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचा दिया जाता है, किसी ट्यूब से या इंजेक्शन के जरिए उसे वहां पहुंचा दिया जाता है। वो भी तरीके अपनाए जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि इस तरीके से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं। क्या बोला जाता है उसे? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, एक गर्भाशय वीर सेचन के नाम से इसे जाना जाता है। शुक्ल लेकर कृत्रिम रूप से स्त्री की योनि में अथवा उसके गर्भाशय में प्रविष्ट कराया जाता है, तो इसे कृत्रिम वीर सेचन कहा जाता है। इसे अतः गर्भाशय वीर सेचन IUCD भी कहते हैं, ठीक है।
है। तो ये सब चीजें हैं और ये सब बहुत एक्सपर्ट लोग ही कर पाते हैं, एक्सपर्ट लोगों के सहारे ही किया जाता है। तो होप कि ये सारी जानकारियां मैंने जो आप लोगों को दी ये आपके लिए बहुत बहुत ही ज्यादा कारगर होंगी और आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत बहुत ज्यादा यूजफुल होंगी। तो आज के इस चैप्टर को यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।